नमस्कार। बीबीएम न्यूज की खास पेशकश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं से जिन महिलाओं ने कड़े संघर्ष के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में किसी मुकाम को छुआ है और कुछ महिलाओं के लिए वो प्रेरणा का काम भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसको लेकर हम आज महिला दिवस पर बात करेंगे ऐसी महिलाओं से। हमारे साथ में हैं वंदना अग्रवाल, जो एक कंपनी चला रही हैं फरीदाबाद में पिछले 5 वर्षों से। बताया जाता है जिस तरह से महिलाओं को 1 सदी पहले महिला दिवस मनाना शुरू किया और उन उद्यमियों को लेकर ही कहीं ना कहीं महिला शक्ति ही थी जो एक समाज में इस तरह के महिला दिवस मनाने की शुरुआत 1 सदी पहले ही हो चुकी थी। तो ऐसी महिलाओं को सलाम है बीबीएम न्यूज का, और उन महिलाओं का किस तरह से ये दौर चल रहा है और किस तरह से उनको समस्याएं आई हैं, कहां सरकारी स्तर पर अपना कारोबार खड़ा करने पर किस तरह की सहूलियतें मिली, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। मार्केट में चूंकि कारोबार है, मार्केट में भी जाना पड़ेगा, समाज में भी जाना पड़ेगा, वहां किस तरह की इनको मदद मिली और क्या क्या समस्याएं आई, उनको लेके भी उनसे बात करेंगे। राजा राम मोहन राय, जो एक समाज प्रवर्तक के रूप में उन्होंने काम किया, चाहे राजस्थान में सती प्रथा को लेकर उन्होंने काम किया, उसको देश से मिटाने के लिए इतने संघर्ष किए, और कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर हो रहे अत्याचार, और आज भी कहें हम तो पुरुष प्रधान समाज, पुरुष प्रधान के तौर पर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भावना इस तरह की महिलाओं में भी रहती है कि समाज में पुरुषों का ही दबदबा है। लेकिन कहीं अब कानून प्रधान कहें तो महिलाएं अब कानून में आगे दिख रही हैं। जिस तरह के नए कानून बने, चाहे लोकसभा में 33% आरक्षण की बात हो, अब महिलाओं की सुनी जा रही है। उसी दौर में हम आज महिला दिवस पर बात करने के लिए पहुंचे हैं वंदना अग्रवाल जी से, जो यहाँ 5 सालों से अपना बिजनेस कर रही हैं। वंदना जी, आपका महिला दिवस पर बीबीएम न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहता हूँ वंदना जी, आप जिस तरह से आपने कारोबार शुरू किया, क्या क्या समस्याएं आपको आई शुरू में, कैसे आपने इसकी शुरुआत की? आप अपने बारे में पहले तो बताएं, आप कहां से हैं, कैसे आपने शुरुआत की है? देखिए, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं एंड मैंने जो अपनी इंजीनियरिंग करी है लिंग्याज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से किया है। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना लेक्चरशिप शुरू किया था। तो फादर का एक था कि लेक्चरशिप यानी कि टीचिंग जॉब एक अच्छी होती है महिलाओं के लिए, कि एक टाइम से आप अपने घर पहुंच जाते हो और बहुत ज़्यादा काम का दबदबा नहीं रहता है। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था लेक्चरशिप में, क्योंकि आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई का जो एक लेवल है वो बहुत ही डाउन जा चुका है। किसी भी तरीके के छात्रों को वहाँ पे एडमिशन्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक पढ़ाई का लेवल होना चाहिए वो नहीं था, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट वहाँ नहीं बन पाया। तो आई वांटेड टू डू सम मोर। मेरे को अपनी कोर ब्रांच में कुछ करना था, कुछ आगे बढ़ना था। जो मैंने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली करके देखना था कि अगर करंट को हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं, वोल्टेज को हम ऐसे फ्लो करा रहे हैं, तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल में हम काम कर भी सकते हैं या सिर्फ किताबों में ही है। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं अपने आप प्रैक्टिकली कुछ करूं। तो मैंने अपनी कंपनी एक स्टार्ट की थी 2010 में, जो कि मैंने अकेले ही की थी। स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि हम कहाँ से ऑर्डर्स लें। स्टार्टिंग में हम लोग खुद ही जाते थे मार्केटिंग के लिए, हमने कोई सेल्स वाले बंदे नहीं रखे हुए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होते हैं। पेरेंट्स की तरफ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाई। शायद यही एक वजह है कि मैं इतनी आगे बढ़ पाई। उसके बाद मार्केटिंग में जब जाते हैं तो कई तरह के लोग मिलते थे, अच्छे भी मिलते थे, बुरे भी मिलते थे। तो मेरा जहाँ तक कहना है कि आजकल की महिलाओं से कि आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, आप चूज कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप काम के लालच में किसी गलत बंदे को अप्रोच करो, क्योंकि अगर आपका काम सही है तो आपको सही लोग ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है थोड़ा देर से मिलें, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। तो वही एक वजह है कि मैं एक ठीक डायरेक्शन में गई, गलत डायरेक्शन में नहीं जा पाई। अगर वो ही समझ ना हो महिलाओं में, तो वो फिर गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसकी वजह से वो डाउन यानी कि टूवर्ड्स बैकवर्ड अप जाना शुरू हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जो संघर्ष कोशिश की उन्होंने, वो संघर्ष अधूरा रह सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सही और गलत में चूज ना कर पाए कि क्या सही है और क्या गलत है, कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ भी आई कि लोग विश्वास नहीं करते थे कि लड़की है, अभी शुरू किया है, काम हम दे देंगे, एडवांस पेमेंट हम कर देंगे, पता नहीं काम पूरा कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी। काम पूरा भी कर दिया
तो उसको फिर आगे मेंटेन, एक वारंटी नाम की एक चीज होती है कि इतना टाइम का आपका प्रोडक्ट का वारंटी है, तो उसको वो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोला कि मैडम आप मुझे यहाँ पैनल दे दोगे, ये प्रोडक्ट बेच दोगे, उसके बाद सर्विस का कैसे। मैंने कहा मैं हूँ सर्विस देने के लिए, हम 1 ईयर तक, 2 ईयर, 5 ईयर, जितना भी आप चाहें हम देंगे। कहते मैडम आप शादी करके कहीं दूर चले गए तो हम आपको कहाँ तक ढूंढेंगे। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला था। तो मुझे जहां तक लगा कि इन लोगों की जब सोच ही ऐसी है कि प्रोडक्ट में खराबी आनी है, मैं कहाँ ढूंढूंगा, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैंने ही उन लोगों को माल देने से रिजेक्ट कर दिया कि जब स्टार्टिंग में ही आप नेगेटिव सोच लेके चलते हो तो फिर नहीं। अदरवाइज वैसे मार्केट की तरफ से मुझे रिस्पांस ठीक ठाक मिला, मतलब 70 to 80% हम लोग बोल सकते हैं कि वो ठीक मिला। ओनली 20 to 30% ऐसे मिले जो नेगेटिव साइड में जाते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि लड़की है काम नहीं कर पाएगी, या फिर अगर हम लड़की को काम दे रहे हैं तो उसके बदले में हम उससे बातें कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। तो एक आपको ये भी रखना है कि आप अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो आपको सिर्फ काम की ही बात करनी है। अगर वो कुछ और बात करना चाह रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि गलत है, और इससे आज काम में इंटरेस्ट नहीं है जी, अगर आज आपको वो काम दे भी देते हैं तो इंटरेस्ट वो कहीं और है, वो आज नहीं तो कल आपको धोखा देना ही देना है, चाहे वो किसी भी टर्म्स में दें। तो मेन तो वही है। और बाकी फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर आफ्टर मैरिज ससुराल वालों ने भी काफी सपोर्ट किया, उससे पहले पेरेंट्स ने भी काफी सपोर्ट किया। एंड मेरा मानना यही है कि अगर घर से सपोर्ट हो तो लड़की कुछ भी कर सकती है। फरीदाबाद की बेटी हैं, ग्रामीण अंचल से आती हैं, मझावली गांव से हैं। गांव से आकर शहर में बिजनेस करना और वो भी अपने पैरों पे खड़े होना खुद एक बहुत बड़ी बात है। आपके लिए संघर्ष के कौन से दिन रहे इन 5 सालों में? एज सच बहुत ज़्यादा कुछ संघर्ष थोड़ा यही है कि जब हमें स्टार्टिंग में ऑर्डर्स मिलते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे, टाइम टू टाइम हमारी क्वालिटीज़ को भी ख़राब बताते थे, फिर सर्विसेज के लिए भी बोलते थे कि सर्विसेज ठीक नहीं मिलेंगी। तो उस टाइम पे बस यही था कि एक हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। बट मेहनत अगर हम ज़्यादा करते हैं तो दोनों ही चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको ज़्यादा मेहनत भी और ज़्यादा समय भी देना पड़ता है अपने बिजनेस को। तो समय को लेके काफ़ी टेंशन रही है मेरे घर वालों के और मेरे बीच में, क्योंकि जो मेरे टाइमिंग्स थे घर आने के जाने के वो थोड़े से गलत थे। गलत नहीं कह सकते हैं बट नॉर्मली जो एक लड़की भाई चलो 4 बजे 5 बजे शाम अंधेरा होने से पहले पहुंच जाती है, वो मैं नहीं पहुंच पाती हूँ। बट ऐसा नहीं है, उसके चक्कर में भी मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि अपने घर में अगर कोई काम है उसको छोड़ के मैंने यहाँ पे टाइम एक्स्ट्रा वेस्ट किया। मैं प्रायोरिटी देखती हूँ कि मतलब अगर घर का प्रायोरिटी उस दिन का ज्यादा है तो फिर उस दिन मैं यहाँ का काम छोड़ देती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि घर पे अभी जाके खाली ही बैठना है, सिर्फ यही है कि बस पहुंचना है, पहुंच के बैठ जाना है और यहाँ पे प्रायोरिटी ज्यादा है, तो फिर मैं यहाँ का काम देखती हूँ। और वंदना जी, ये तो आपके रही घर के संघर्ष के, परिजनों से या समय की कोई बात ली आपने, लेकिन जब आपने बिजनेस शुरू किया तो सरकार की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कुछ फायदे, महिला होने के नाते कुछ फायदे मिले, या जिस तरह से आम फायदे सरकार की तरफ से मिलते हैं या कारोबार करने में शुरुआत में जो परेशानी आती हैं वो आपको भी उतनी ही आई हैं? नहीं, वो मुझे नहीं लगता है कि महिला होने के नाते मुझे कुछ एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से मिला है। वो जो प्रॉब्लम्स बाकी सब लोगों के साथ हैं वो हमारे साथ भी ज्यादा हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि बाकियों से भी ज्यादा है। तो ये मान के चलें कि आज भी 1 सदी बाद भी अगर महिलाओं के उद्यमियों को लेकर कोई महिला दिवस की शुरुआत की गई, आज भी वहीं की वहीं है? कह सकते हैं कि वहीं की वहीं है। तो ये अपना खुद का आपका संघर्ष है, महिला होने के नाते आपको ऐसी कोई छूट कहीं से नहीं मिली है? मुझे अभी वहां से कहीं ऐसे कुछ छूट नहीं मिली है। जो टैक्सेस उन्हें पे करने हैं या जो कहीं प्रॉब्लम्स सरकार के सरकारी कामों में आते हैं वो हमें भी उतने ही आते हैं। तो उनसे कैसे आप निपटते हैं? बस जैसे मेल्स निपटते हैं वैसे ही हम निपटते हैं, बस उसमें तो कुछ नहीं है। और अच्छा, आप बता रहे हैं जिस तरह से शादी से पहले आपने ये कारोबार शुरू किया है, शादी के बाद में कोई दिक्कतें आई? क्योंकि एक पक्ष मायके का था, दूसरा पक्ष ससुराल का हो गया, तो समझ में कैसे बैठ पाया, या वो संतुष्ट थे इस कारोबार से? नहीं, वो लोग संतुष्ट थे। एक्चुअली शादी से पहले ही ये बात डिस्कस की गई थी कि मैं बिजनेस करती हूँ, और मेरा ये पहले से ही था कि मैं शादी के बाद भी बिजनेस को अपने को कंटिन्यू करूंगी। उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है और शायद आगे भी करते ही रहेंगे। क्या आप ससुराल में आने के बाद में आपके पति भी आपके इस कारोबार में साथ दे रहे हैं या? बिल्कुल जी, जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करते हैं। हालांकि इससे सीधे सीधे वो नहीं जुड़े?
नहीं, अभी सीधे नहीं जुड़े हैं, शायद आगे जुड़े, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि टाइमिंग्स ज़्यादा हो रही हैं तो ही डू कि मैं टाइम से घर निकल जाऊं और वो यहाँ पे आके, मान लो कभी नाइट में काम चलाना पड़ रहा है तो नाइट में वो यहाँ पे रुकते हैं, मैं घर चली जाती हूँ। आप बता रहे हैं जिस तरह से कि 1 करोड़ तक का टर्नओवर है कारोबार का, कितनी पूंजी से आपने इसको शुरुआत की थी? ना के बराबर ही लगा लीजिए। स्टार्टिंग में मैंने इसमें सिर्फ 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए थे एंड धीरे धीरे मेरी कोशिश थी कि वो 2 लाख भी मैं वापस निकाल के अपने पेरेंट्स को दे दूं। उसके बाद मैंने जो कमाया है उसी से ही चला रहा है। जी, अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आप जिस तरह से आपने संघर्ष किए, चाहे पारिवारिक संघर्ष रहे हों या मार्केट में आपके संघर्ष रहे हों, ऐसी महिलाएं या ऐसी लड़कियां जो आगे आना चाहती हों, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हों, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? बस यही कि आप अपना कहीं भी कितनी भी प्रॉब्लम्स आए जस्ट कभी रुकिए मत और आप अपनी पहचान रखिए कि कौन सही है आपके लिए और कौन गलत। सामने वाले के बोल के पीछे उसके इरादे समझिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मीठा बोलते हैं लेकिन दिमाग में कुछ गलत इंटीमेशंस उनके होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि बोलते कड़वा हैं लेकिन अंदर से ठीक होते हैं, उनके इरादे ठीक होते हैं। तो आपको बस समझ होनी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। और अगर आपको अंडर एस्टिमेट करता है कि आप ये नहीं कर सकती हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉब्लम्स आएंगी, हालांकि मुझे भी बहुत बोला था, बट मुझे लगता था कि बिना कोशिश करे मैं हार नहीं मानूंगी। हरियाणा सरकार का इन्वेस्टर मीट चल रहा है, आज आखिरी दिन है इन्वेस्टर मीट का, तो क्या महिलाएं भी इसमें कुछ हिस्सेदारी महिलाओं की भी बढ़ेगी? आपको लगता है जो निवेश होगा उसमें महिलाएं भी आगे आ रही हैं? जी बिल्कुल आगे आ रही हैं और आगे आना भी चाहिए। तो ये थी हमारे साथ वंदना अग्रवाल, जिन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर पिछले 5 साल से कंपनी चला रही हैं, कंट्रोल पैनल यहाँ बना रही हैं, और हम इनसे जानेंगे किस तरह का उनका काम है, किस तरह वो अपने वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको किस तरह से देखती हैं, या कितना वो भी इस कारोबार में कितना जानती हैं ग्राउंड पे चल के। महिला शक्ति की पहचान इस बात से भी देखी जा सकती है कि सिर्फ शक्ति ऑटोमेशन की जो मालिकिन हैं वंदना अग्रवाल, वो किस तरह से पूरा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कारोबार खड़ा कर लिया है, उसके बारे में पूरा डीपली जानती हैं। हमें वो खुद बताएंगी किस तरह से इनके जो पैनल ये बनाती हैं, किस तरह काम करते हैं, कहाँ कहाँ काम में लाए जाते हैं। वंदना जी, आप जो ये पैनल बना रहे हैं यहाँ, आप बता रहे हैं जिस तरह से आपको भी पूरी जानकारी इसकी है, ऐसा नहीं है कि आपके जो इंजीनियर हैं या कर्मचारी हैं वही इनको, आप केवल मार्केटिंग के लिहाज से ही देखते हैं। आप क्या है, कहाँ काम आते हैं, किस तरह से इनको बनाया जाता है? जी, ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, दीज आर मेनली टू ऑपरेट द इंडस्ट्रियल मशीन्स। जो इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं, हैवी मशीनरीज होती हैं, उन सबको ऑपरेट करने के काम आता है। उन सबकी जितनी भी मोटर्स उसमें लगी होती हैं, जितनी भी डिवाइसेस उसके मशीन के अंदर लगी होती है, एक एक का फंक्शनिंग की कब कौन सा चलना है, हर फंक्शन का एक प्रोटेक्शन होता है कि अगर ये फेलियर होता है, मशीन का ये पार्ट फेलियर होता है, कि उसका इम्पैक्ट दूसरे पार्ट पर ना पड़े, उसके लिए हर स्टेज पे उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। हर चीज का एक सीक्वेंस लगाया जाता है कि पहले ये फंक्शन चलेगा मशीन में, उसके बाद माल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, पूरा आप सप्लाई की बात कर रहे हैं? सप्लाई कहाँ से कहाँ? एग्जैक्टली एक माल भी, जो एक प्रोडक्ट जब आपका मशीन में, किसी भी मशीन में बन के तैयार होता है, उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं कि पहले उस मशीनिंग, ये वाली मशीनिंग होगी, उसके बाद वो पीस अगली मशीन पे जाएगा, फिर उसमें ये पार्ट, ये प्रोसेस होगा, फिर अगली मशीन पे जाएगा। बेसिकली एक पूरा प्लांट होता है और उसका एक सीक्वेंस होता है कि इस पे ये प्रोसेस ऐसे 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 होना है। उस सबको कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल पैनल बनाया जाता है, जो ऑटोमेटिकली, कई बारी सेमी ऑटोमेटिक भी होते हैं, फुली ऑटोमेटिक भी होते हैं। सेमी ऑटोमेटिक में कि बंदे को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, फिर उसको बीच बीच में इनपुट्स भी देनी पड़ती है। फुली ऑटोमेटिक में ये होता है कि जॉब को आपने एक बार ही रखा एंड फुली फर्निश होके वो निकलती है, उसके बीच में उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं। हम जो देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल जो आपका बना हुआ है यहाँ, इतना बड़ा है, कहाँ काम आता है? ये बेसिकली आपका है जो पहाड़ों को काटने के लिए और क्रशर जोन जो होते हैं हमारे, वहाँ के लिए है। आपके इसमें बहुत सारी मोटरें होती हैं, आप देख रहे हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाई हुई हैं कि कोई भी मशीन ओवरलोडिंग पे जाए तो एक सिग्नल मिले, सो दैट कि आगे कहीं ब्लास्ट ना हो। और फिर उसको कैसे ऑन ऑफ कराया जाता है, उसके बाद टर्मिनेशंस दी हुई हैं जहाँ से वो मोटर्स आगे जाके कनेक्ट होंगी। इन सब के ये बस बार्स हैं। बस बार्स मीन्स जो हैवी करंट को फ्लो कराने के लिए उनकी प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, स्लीव्स चढ़ाए जाते हैं। ये कलर कोडिंग है कि रेड फेस, येलो फेस, ब्लू फेस, 3 फेसेस के लिए।
ये आपके मीटरिंग पार्ट है इसमें। ये भी मीटरिंग पार्ट है कि आपका कितना वोल्टेज उसमें फ्लो कर रहा है, कितना करंट उसमें फ्लो कर रहा है। और इस पोर्शन में आप देखेंगे तो उसकी मशीन की हर मोटर को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्विचेस दिए हुए हैं और इंडिकेशंस दिए हुए हैं कि एग्जैक्टली वो चल रहा है इस टाइम या बंद है। तो ये थी हमारे साथ वंदना अग्रवाल। आप समझ ही गए होंगे इतना कुछ बातचीत के बाद और जिस तरह से इन्होंने दिखाया है कि महिला शक्ति क्या होती है। महिला दिवस पर वंदना अग्रवाल को बीवीएम न्यूज का सलाम। महिला दिवस पर हम पहुंचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास, मातृशक्ति के पास में। महिला सशक्तिकरण को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है और महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनी है, अंशु वशिष्ठ जी के पास, जिन्होंने एक दौर में बहुत मुश्किलों के साथ बिजनेस को खड़ा किया। बिल्कुल घाटे में चल रही थी बिजनेस उनका, उसको उन्होंने आगे बढ़कर, और इतना हम यहाँ बता दें उनको कि वो अध्यापिका, राजस्थान में सिरोही जिले में अध्यापिका रही। अध्यापिका के बाद में उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर कारोबार में आई। कारोबार में उन्होंने किस किस तरह के अनुभव उनको मिले, किस तरह की उनको समस्याएं आई, उसके बारे में उनसे ही बात करते हैं। अंशु जी, बीवीएम न्यूज की महिला दिवस पर खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप राजस्थान से हैं और आप अध्यापिका रही हैं, वहाँ गवर्नमेंट टीचर रही हैं। आपने जॉब छोड़ी, वहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे आपने शुरू किया है? मैंने शादी से पहले ही जॉब लग गई थी और 10 साल तक राजस्थान में किया। 2001 में मेरे हस्बैंड ने बिजनेस शुरू किया, कुछ पार्टनर्स के साथ किया था। तो पार्टनर्स के 2-3 साल साथ रहे, उसके बाद वो लोग लॉस होने की वजह से आउट हो गए। उन्होंने सारी लायबिलिटी इनके साथ छोड़ दी गई मेरे हस्बैंड के ऊपर, तो मुझे इनका साथ देना पड़ा। बच्चे बहुत छोटे थे तो मैंने रेजिग्नेशन भेजा अपना और 2004 में मैं इनके साथ थोड़ा थोड़ा आती रही। मेरे ससुर जी का आशीर्वाद को, उन्होंने शायद कुछ गुण देखा होगा, तो वो यही कहते रहे कि अंशु तुम बैठो फैक्ट्री में, अंशु तुम बैठो। तो 2005 में उनकी भी डेथ हो गई अचानक, एन एक्सीडेंट। फिर उसके बाद से मैंने इनके साथ बैठी, वहाँ जाके इनको सहयोग जहाँ तक हुआ, एक 0 से शुरू किया। बच्चे बहुत छोटे थे, बच्चों को भी देखा। इनका मार्केटिंग का काम था सर का, ये बाहर रहते थे। अच्छा, मैं इस बीच में आपको रोक रहा हूँ। क्या कारोबार आपके हस्बैंड करते थे? आप जब 2005 में कारोबार में आई, उस टाइम क्या स्थिति थी उस कारोबार की? उस समय बहुत क्रिटिकल थी, यानी कि लॉन्स ज़्यादा थे। हम राइस क्लीनिंग मशीनें बनाते थे, फूड एंड सीरियल क्लीनिंग मशीनें, और उससे राइस प्लांट लगाते थे। तो मेरे हस्बैंड ने इसमें डिप्लोमा किया हुआ है और वो प्लांट लगाते थे, मशीनरी यहाँ बनाते थे। फिर उनको मैंने परचेजिंग में बहुत हेल्प की। फिर मैंने मैनेजमेंट संभाला यहाँ का। तो जहाँ तक मेरा सहयोग होता था, मैं उनको पूरा सहयोग, घर की तरफ से भी और कारोबार की तरफ से भी पूरा सहयोग मैंने किया है। अंशु जी, कारोबार जब आपने शुरू किया, बताते हैं 2 साल पहले आपने माइंस में भी आप गए हैं, राजस्थान में कुछ माइंस आपने खरीदी हैं, वहाँ भी आप कारोबार कर रहे हैं। वो किस तरह से शुरू किया, क्या वजह रही कि इस कारोबार को छोड़कर आप उधर गए? एक्चुअली जब मैं बैठी उसके 2 साल बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर हमको मिले और बहुत अच्छी मशीनों के ऑर्डर्स मिले, उससे अच्छा मार्जिन प्रॉफिट भी हुआ। जो लायबिलिटी खड़ी थी वो भी हमारी चुक गई। फिर मानस तो एक दिन ऐसे ही एक पंडित जी ने मुझे कुछ कह दिया कि भाई आपके हस्बैंड की डेथ होने वाली है और आपका विधवा योग लिखा हुआ है। एक इनके फ्रेंड हैं, उन पे ज्यादा विश्वास। मैंने सोचा खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो गया तो मैं इन तीनों बच्चियों के साथ क्या करूंगी, क्योंकि न तो मुझे ससुराल से इतना सपोर्ट और ना ही पियर से। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने बच्चियों के लिए भविष्य सुरक्षित करना था। और समाज में मैंने अपने आप को एक अकेला सा महसूस किया कि इनके बिना तो इस बिजनेस को मैं कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि टेक्निकली साउंड नहीं थी। फिर मेरे ब्रदर का काम था माइंस का, तो जहां तक मैंने सुना कि भाई मिनरल्स है, उसके अंदर आप निकाल दो, फिर पीस दो, ग्राइंडिंग यूनिट लगा दो। फिर मैंने इनसे, मेरे ब्रदर से बात की। मैंने कहा अगर हमारे पास अभी है भी और कुछ पैसा ऐसे लगा, तो उन्होंने फिर कहा कि तू यहाँ माइंस ले ले, राजस्थान में सिरोही में। अगर ऐसी कोई बात भी होगी तो मुझे भी लगा कि कहीं अगर ऐसी बात होती है तो बच्चों की तरफ से भी निश्चिंत हो जाऊंगी और अपना कारोबार भी करती रहूंगी। मुझे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, अपना स्वाभिमान और अपने बच्चों की परवरिश में अपनी मेहनत पे कर पाऊंगी।
फिर मैंने तब से वहाँ माइंस के अंदर शुरू किया। आप इसके अलावा भी एक और कोई बता रहे हैं बिजनेस नया शुरू करने जा रहे हैं, वो किस तरह का बिजनेस है आपका? वो ग्रीन एनर्जी से संबंधित है। अभी बाहर की टेक्नोलॉजी है जो अभी हमारे इंडिया में आई नहीं है, एयर टू एनर्जी, हवा से बिजली बनाना। और शायद हमारे यहाँ तो वैसे भी देखा जाए तो इंडस्ट्री में पूरी पावर नहीं मिल पाती, पूरी पावर नहीं मिलने से काफी लॉस उठाने पड़ते हैं। लेकिन जो ये इस पे जो हम कर रहे हैं अभी, और जो हमने हमारे बाहर की कंपनी से टाई अप किया, वो 24 घंटे हमको बिजली देगी और उस जो हमें गवर्नमेंट रेट से भी बहुत सस्ती पड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, जिस तरह से आपने 2005 में कंपनी में बैठना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की या मैनेजमेंट की जो क्या क्या किस तरह की समस्याएं आपको सरकार के भी कुछ काम होते होंगे डिपार्टमेंटों से, वो किस तरह से क्या आपको सहूलियतें, कुछ महिला होने के नाते कुछ रियायतें मिली आपको या नहीं मिली, या क्योंकि जिस तरह से पुरुष प्रधान समाज है और महिलाओं को एक तरह से पीछे देखा जाता है, तो कहाँ आपको सहूलियतें कुछ मिली या कुछ परेशानियाँ भी आईं? नहीं, परेशानी आई, सहूलियत तो आजकल बहुत कम लोग होते हैं जो महिला समझ के देते हैं। बाकी मैंने हर जगह जहां भी मुझे जाना होता था, एमसीएफ में खुद जाती थी टैक्स जमा करवाने, और पीएफ ऑफिस, ईएसआई ऑफिस, यानी जितना भी है ये सारा मैं खुद जाके बात करती थी वहाँ कि सर मेरे साथ ये परेशानी है, ये है, यहाँ ये गलत। और जो भी इनके सेल टैक्स वगैरह के जो भी था, मैं खुद ही डायरेक्ट मिलती थी सबसे, जाके मिलती थी, अपना काम करवा के आती थी और सारा मैं ही मैनेज करती थी। महिला होने के नाते आप ये कह रही हैं कि आपको कोई सहूलियतें सरकार की तरफ से नहीं मिली? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे महिला होने की वजह से कुछ ऐसा दिया या कुछ। हाँ, मैंने अपनी शख्सियत से काम किया, तो जैसे मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से भी नैनवाल जी आए मेरे पास, उन्होंने जब मुझे मशीनें बनाते हुए देखा, यहाँ तक कि जब मेरा एक्सपोर्ट हो रहा था ना मशीनों का, तो उस समय मैंने खुद ने सिलाइयाँ की थी मशीनों पे, और मेरे साथ साथ जितने भी हमारे ठेकेदार थे उन्होंने सबने शुरुआत किया। तो वो उसी समय नैनवाल जी का आना हुआ, बोले मैडम आप, मैंने कहा देखो ये तो अपना काम है, इसमें शर्म किस बात की। और मैंने कभी भी कोई डर के कोई काम नहीं किया, और बहुत बेझिझक और बहुत उससे किया। रात को अगर 2 बजे भी मुझे मशीन लोड करनी है तो मैंने 2 बजे भी लोड करवा के आई हूँ। परिवार की जिम्मेदारी, कंपनी की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ में आप राजनीति में भी सक्रिय हैं। क्या हैं आप राजनीति में, कहाँ कैसे राजनीति करती हैं? राजनीति में मेरा शुरू से ही 91 में एबीवीपी में सिरोही से भी रही, और उसके बाद मेरा राजनीति में इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन छोटे बच्चों की होने की वजह से पूरा समय नहीं दे पाई आने जाने में। और जब मैंने सिरोही की तरफ माइंस वगैरह ली, उसके बाद से मैं वहाँ थोड़ी सी सिरोही जिले में सक्रिय रही, और आने जाने के साथ एक पहचान तो कायम थी, सबको पता ही था। और आज भी वहाँ लगातार सक्रिय हूँ, यहाँ केंद्र में भी सक्रिय हूँ फग्गन सिंह कुलस्ते जी के साथ, और लोकसभा का टिकट भी मैंने सिरोही जालोर विधानसभा से मांगा था। हाँ, तो काफी, यानी कि बहुत अच्छा सिरोही जिले पे। और अभी मुझे वहाँ पे प्रभारी भी बनाया गया है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना भाजपा का। और जहाँ तक है, मेरे तीनों एमएलए क्षेत्र के मेरे मंत्री सब मुझसे खुश हैं। बताया जाता है जो हरियाणा के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी, उनसे भी आपकी नज़दीकियां हैं, वो किस तरह से नज़दीकियां हैं आपकी राजनीति में? कप्तान सिंह जी सोलंकी, जब मैंने लोकसभा का टिकट मांगा था उस समय वहाँ राजस्थान के प्रभारी थे, और 2-3 कप्तान सिंह जी की वहाँ 2-3 विजिट भी हुई थी, कार्यक्रम में भी आए थे वहाँ। उन्होंने जब मेरी कर्मठता को देखा, मेरे काम को देखा, फिर बराबर मैं उनके टच में रही, तो वो मेरे से काफी वो हुए कि अंशु तुम बस मेहनत करो, तुम बहुत आगे बढ़ोगी, तुम काम करने की तुम में बहुत अच्छी है, बस तुम काम करती जाओ, देखो ईश्वर तुमको फल देगा। और सर ने हमेशा मुझे प्रेरित ही किया, कप्तान सिंह जी ने। और गवर्नर बनने के बाद वो आए भी, मैंने उनको इनवाइट किया एमएफ में भी, घर पर भी, तो उन्होंने मेरा सम्मान रखा, और इसके लिए उनकी। अच्छा, क्या गृहस्थ जीवन के साथ साथ में कारोबार और उसके साथ राजनीति कैसे मैनेज करती हैं आप? ये ये तो अब आप देखोगे सारा कुछ, और इसमें मेरी बच्चियों का भी पूर्ण सहयोग है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहा, मम्मी आप हमारी टेंशन मत लो, आप जो करना चाहते हो करो, आप बिल्कुल फ्री रहो। मुझे मेरी जो बहनें हैं उनका भी पूर्ण सहयोग है, और मेरे हस्बैंड का तो खैर
हर तरह से है फुल सपोर्ट। किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में भी रही, राजनीति में भी रही, और कोई किसी भी काम में अगर मेरे को कहीं कुछ परेशानी आती है तो मैं इनको ही आके सबसे पहले बताती, बड़े प्यार से, और कहते नहीं ऐसे कर ले, कोई बात नहीं। किसी भी नुकसान में भी कभी हो जाता है तो कहते कोई बात नहीं। कभी परिवार की तरफ से, मायके की तरफ से या ससुराल की तरफ से कभी ऐसा हुआ कि आपके कदमों को रोका गया हो आगे बढ़ने से, बिजनेस में या राजनीति में? हाँ, बिजनेस में शुरू में थोड़ा सा मेरे ससुराल वालों को आपत्ति हुई, क्योंकि एक मेरे ससुर जी थे जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया था कि तुम बैठो। बिजनेस में मुझे आता तो कुछ था ही नहीं, मैं बैठी उसी में थी। सर्विस क्लास थी, सारा धीरे धीरे वहाँ बैठकर ही सीखा कि क्या कैसे किया जाए, कैसे किया। फिर वही है कि कार्य ही आपको सिखाता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो फैक्ट्री जब जाती थी तो हमारे सासू जी को मैंने कई बार कहा कि भाई आप बच्चों के पास रहो, तो उन्होंने कहा देखो भाई मेरे तो इस समय, हालांकि उनको भी नहीं कह सकते, ससुर जी की भी डेथ हुई थी, 2 भाई हैं ये, तो उधर भी जाना है, फिर आपस में परिवार में भी मनमुटाव था, तो वो चाहते थे दोनों भाई इकट्ठा काम करें, लेकिन संभव नहीं था कि इकट्ठा हो पाना। फिर बस मैंने सोच लिया कि नहीं, मैं अकेले ही इनके साथ करूंगी। हाँ, मुझे मेरे जो पड़ोसी है, मैं इसी सेक्टर में रही और यहीं शुरू किया। तो मैं रेंट पे रहती थी 317 में, गजल रेस्टोरेंट के जो है विनोद मलिक और भाभी जी, वो परिवार मेरा पड़ोसी था। जब बच्चे उनके भरोसे छोड़ जाती थी, सर्वेंट एक रख लिया उनके भरोसे, तो कुल मिला के सबने बहुत अच्छा कोऑपरेट, आज भी मेरा सेक्टर मुझे पूरा कोऑपरेट करता है। तो इसका मतलब आपने बड़े संघर्ष के दिनों में कारोबार में जब आए तो बहुत ज्यादा संघर्ष था उस वक्त, ये कह रहे हैं आप? हाँ, संघर्ष बहुत था, लाइबिलिटियां बहुत खड़ी थी, पैसा नहीं था, लोगों का, मांगने वालों का बहुत कुछ था, लेकिन मैंने सबको यही कहा कि भाई मुझे काम करने दो, मैं काम करके आप सबका दूंगी, और सबका दिया भी, और आगे भी, आज भी खड़ी हूँ। आप फरीदाबाद में रहती हैं अंशु जी, राजनीति राजस्थान में करती हैं, वो भी सिरोही में, कैसे? मैं सिरोही में, वहाँ माइंस है अपनी, तो आना जाना मेरा लगा ही रहता है। फिर मुझे वहाँ ये तो सक्रिय राजनीति में अगर रहना है तो वहाँ आपको क्षेत्र के लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, और आप फरीदाबाद से इतनी दूरी पे किस तरह से राजनीति को कैसे मैनेज कर पाते हैं? ये तो वहाँ के लोगों का आभार कहना चाहिए, या उनका मेरे ऊपर एक विश्वास कहना चाहिए, जो उन्होंने मुझे इस तरह से सराहा और मेरे लिए आगे से आगे उन्होंने खोल के रखे कि नहीं अंशु जी, आप हमारे यहीं से ही रहो। और मैं जब भी जाती हूँ, पूरा सिरोही जिला और मेरे पार्टी के सारे कार्यकर्ता बहुत खुश होते हैं, और यहाँ तक कि जब कोई ऐसी बड़ी मीटिंग होती है या कुछ होता है, वो लोग मुझे कहते थे अंशु जी आप आओ, मैनेज करो। महिलाओं का कार्यक्रम होता है विशेष तौर पे, वो मुझे बुलाते हैं। अच्छा, अंत में जो आपने जिस तरह से संघर्ष में आप आगे बढ़े, अपने परिवार को लेकर साथ बढ़े आगे, क्या ऐसा जो और महिलाएं हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है, महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है, कहीं ना कहीं आप भी उस दौर से गुजरे हैं, क्या उनको क्या संदेश देना चाहती हैं आज महिला दिवस पर? मैं बिल्कुल कहती हूँ, मैं सिरोही से, जब मेरा राजनीति में आने का कारण एक ही है कि वहाँ महिलाएं ना इतनी आगे नहीं आई अभी तक मंच पे, और उनको कोऑपरेट भी जिस तरह से पुरुषों को करना चाहिए वो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं महिला झिझकती है, और उस झिझक का फायदा कहीं ना कहीं पुरुष उठाते हैं। मेरा एक ही है, क्योंकि सिरोही जिला एक बैकवर्ड, पिछड़े उसमें आता है, और वहाँ एसटी बाहुल्य क्षेत्र ज्यादा है, तो और महिलाओं को थोड़ा गांव का माहौल होने की वजह से शहर में और वहाँ में बहुत अंतर है। मैं तो वहाँ की बेटी कहलाई, तो मैं बिल्कुल निडर होकर उन महिलाओं को कहती हूँ आप आइए मंच पे और बोलिए, आप क्यों निर्भर रहती हैं पुरुषों पे, हम खुद करने में सक्षम है, हम अब जा सकते हैं, हम हर काम कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर लाचार होने की, किसी के ऊपर अपना एहसान जताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्यों किसी से उम्मीद करते हैं कि ये आदमी मेरी मदद करे, हम अपने कर्म से करेंगे ना, कर्म हमारे अच्छे होंगे तो हम अपने आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। महिलाओं के लिए आज भी कहीं ना कहीं आरक्षण की मांग हो, चाहे लिंग भेद की बात हो, कहीं ना कहीं अब भी दबाने की कोशिश की जाती है आज के वक्त में भी, तो क्या ऐसा सरकार को करना चाहिए या समाज में ऐसा बदलाव आना चाहिए कि ये सारी चीजें खत्म हो आपकी नज़र में? बिल्कुल, समाज में बदलाव बहुत जरूरी है, महिलाओं का आरक्षण निश्चित होना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे महिलाओं को वो स्थान नहीं दिया गया, बहुत कम अनुपात होगा जहां महिलाओं को सम्मान दिया गया। बाकी आप आज देख लो,
कहाँ महिला, ये तो जब तक रिजर्वेशन आया तब महिलाएं लोगों ने घर से निकाल के, और गांवों के अंदर अगर सरपंच में 50% कर दिया तो उसमें पुरुष पीछे रहता है साथ में। अब महिला इंडिपेंडेंट बहुत कम है कि आप खाली महिलाओं को अकेले छोड़ दो, रात को 10 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, 12 बजे आ जाए, कोई भी नहीं है। इतनी निडरता क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर एक डर है। डर किसका है? डर पीछे पुरुषों का। कभी कोई कुछ ना कह दे, कभी वो ना कह दे, कभी हमारे घर वो ना कह दे। तो इस वजह से जब तक हम महिलाओं को आरक्षण नहीं देंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, और वो जब तक निश्चिंत नहीं हो जाती, तो समाज में कैसे आएगी आगे, आप ये बताएं। अंशु जी, एक सवाल और है आपसे, क्योंकि चूंकि आप राजनीति से जुड़ी हुई हैं, क्या महिलाओं को पीछे धकेलने में महिलाएं भी जिम्मेदार हैं, ऐसा आपकी नजर में? नहीं, महिलाओं को, ये हमारी छोटी सोच है। बाकी अब महिलाएं काफी जागरूक हो गई पहले से। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं की दुश्मन है, जो एक कहावत थी, वो मैं इस चीज को गलत मानती हूँ। हमारी सोच के ऊपर था, क्योंकि हम महिलाएं तो सारे दिन घर में ही रहती थी, तो महिलाएं पुरुषों का कभी मिलना होता नहीं था। सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, इसलिए पुरुषों का कभी होता नहीं था। तो जब हम घर साथ रहते हैं तो हर छोटी मोटी बातों पे कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। तब कहा गया कि महिला की दुश्मन है। ऐसा नहीं है। अगर महिला को सपोर्ट करेगी तो महिला बहुत जल्दी आगे आएगी, और करती भी है। आज हमारे क्षेत्र में देखो, सुषमा स्वराज जी हैं, इंदिरा गांधी भी महिला ही थी, आगे आई। सोनिया जी भी महिला थी, आगे आई। और स्मृति ईरानी जी भी देख लो, कितनी जल्दी आगे आई, महिला ही थी। क्योंकि निश्चिंत उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, और वो ये थोड़ी है कि किसी और महिला को नहीं आने दे रही है ना। आप कर्म करो, आपके लिए समानता है। जी, तो ये थी हमारे साथ अंशु वशिष्ठ, जिन्होंने पिछले काफ़ी दिनों से कष्ट भी झेले हैं, परिवार की भी जिम्मेदारी संभाली है, परिवार ने पीछे भी रोकने की भी कोशिश की है कहीं ना कहीं, और समाज ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन इन सब परेशानियों से निकलते हुए उन्होंने अपने कारोबार को स्थापित किया, और जिस तरह से बता रही हैं, जो क्राइसिस थे उनको ख़त्म किया, और एक कहीं ना कहीं अपने आप को मजबूत रूप से खड़ा किया। BBM न्यूज़ की तरफ से महिला दिवस पर उनको BBM न्यूज़ का सलाम। BBM न्यूज़ की खास पेशकर महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, आज पूरे दिन जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है, इसी कड़ी में हमारे साथ पीपल्स फॉर एनिमल की फरीदाबाद की जो प्रेसिडेंट हैं, प्रधान हैं यहाँ की, प्रीति दुबे जी, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि महिलाएं हैं और उनका जिस तरह से जानवरों के प्रति प्यार है, और जिस तरह वो अभी हमारी जब बात हो रही थी उनसे, तो उनको बता रही थी कि 3 साल से वो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। तो उनसे ही जानते हैं कि क्या क्या समस्या, महिला होने के नाते उनको किस तरह की समस्याएं आई, सरकारी स्तर पर उनको जब जरूरत मदद की पड़ी तो किस तरह से उनको मदद मिली, समाज में किस तरह से उनको देखा गया, किस तरह के अनुभव रहे। प्रीति जी, BBM न्यूज़ के हमारे महिलाओं के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज महिला सशक्तिकरण को लेकर हम महिला दिवस जब मना रहे हैं, तो आप जानवरों के प्रति जो आपका लगाव है, 3 साल से पिछले आप काम कर रहे हैं फरीदाबाद में, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, महिला होने के नाते आपको किस तरह से इधर झुकाव कैसे आया आपका? सर, बचपन से ही जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार था मेरे मन में। आवारा जो पशु घूमते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, गायें वगैरह हो गई, उनके लिए मन में एक प्यार था, क्योंकि जस्ट बिकॉज उन लोगों को जब मैं देखती थी लोग मारते हैं, खाना नहीं देते हैं, तो मेरा उनकी तरफ लगाव था शुरू से ही। बचपन में क्या था कि मैं जब उनको खाना देती तो छुप छुप के खाना दिया करती, क्योंकि मेरी मदर इसमें मुझे मोटिवेट नहीं करती थी। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने एक गली का आवारा कुत्ता, जो कि जिसके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी थी किसी ने, उसको अडॉप्ट किया मैंने। उसका पैर वैर टूट गया था, उसके बाद उसको घर में रखा। फिर धीरे धीरे मैंने 4-5 गली के डॉग्स को और अडॉप्ट करा। धीरे धीरे मेरी मदर ने मुझे सपोर्ट करना शुरू करा, और सिस्टर ने भी सपोर्ट करना शुरू किया, फादर ने भी सपोर्ट करना शुरू करा। तो फिर धीरे धीरे मैंने गली के जितने भी आवारा, मेरे आसपास पड़ोस में जितने कुत्ते, जैसे 25 कुत्तों को अभी मैं लगभग खाना दे रही हूँ। अच्छा। और उनको सबको रेबीज वैक्सीनेशन भी कर रखा है मैंने। आपने बात की, आप शुरुआत की एडॉप्ट जब आपने किया गली में, तो आपकी मदर ने रोका आपको, या मदर ने थोड़ा सा आपको इसकी तरफ जाने के लिए मना किया? तो हम बात कर रहे हैं जब महिला सशक्तिकरण की, तो कहीं ना कहीं आपको एक महिला ने ही महिला होने के नाते रोक दिया, क्या ऐसा कह सकते हैं? सर, जस्ट बिकॉज मैं उस टाइम
कॉलेज में थी जब मैंने उसको अडॉप्ट करा था, मेरी मदर का मेन फोकस था कि पढ़ाई वगैरह करे, उसमें ध्यान दे, क्योंकि मैं जानवरों में ज्यादा ध्यान देती थी। ट्यूशंस वगैरह भी, इवन मैंने जब वो मेरा गली का डॉग जो मैंने अडॉप्ट करा है, आपकी जो माता जी हैं उनका मानना ये था कि आप कैरियर की तरफ अपने ध्यान दें। हाँ जी, बिल्कुल सही, क्योंकि जिस तरह से आपने पढ़ाई हाँ की जी है। जो मैंने डॉग अडॉप्ट किया था, जिसकी मैं बता रही हूँ आपको बात, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैंने अपने कॉलेज का एग्जाम भी मिस किया था। अच्छा। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके, जिसने बंदे ने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उसको वो लेके नहीं गया डॉक्टर के पास, बल्कि मैं लेके गई, उसकी ट्रीटमेंट सारी करवाई मैंने, अपना एग्जाम, कॉलेज का एग्जाम भी मिस किया, उसका फाइन भी भरा मैंने। तो मेरी मदर को ये सब चीजें थोड़ा अच्छा नहीं लगती थी कि हम लोग कॉलेज में इसको भेज रहे हैं और ये जानवरों के प्रति ज्यादा इसका झुकाव होता जा रहा है, तो ये सब बातें मदर को थोड़ी अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, बस यही कारण था। महिला होने के नाते आप जब इस क्षेत्र में आए हैं तो कितनी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है महिला होने के नाते? महिला होने के नाते सर यदि इसी काम को कोई पुरुष करता होता तो कैसा महसूस करते हैं अपने और पुरुषों के बीच में? कोई अभी आपको कुछ ऐसा फील होता है, महसूस ऐसा कुछ फील नहीं होता कि मैं महिला हूँ और मैं ये काम को नहीं कर सकती। कोई एनिमल लवर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको पुरुष होना जरूरी है, महिला होके भी आप एनिमल लवर बन सकती है और एनिमल एक्टिविस्ट बन सकती हैं। इसका जीता जाता एग्जांपल है हमारी श्रीमती मेनका संजय गांधी जी, जो कि पूरी पीपल फॉर एनिमल्स की चेयरपर्सन है, पूरा पीएफए का काम संभालने के बावजूद घर का काम भी देखती हैं, और अपने जो मैडम अब नियुक्त हुई हैं एज अ वो नेता, तो उसमें भी मंत्री जी हैं, तो उसमें भी सारा वो काम देखती हैं। इवन पीपल फॉर एनिमल्स का सारा मेल्स को पढ़ती हैं, उन मेल्स का रिप्लाई करती हैं। मैं तो कहूंगी वो ऐसी एक मंत्री है जो कि एक पहली मंत्री है जो कि एनिमल्स क्रुएल्टी के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और पीपल फॉर एनिमल्स को फॉर्म करा। आप जब ये काम करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर भी आपको मदद की जरूरत पड़ती होगी। हाँ जी सर, तो बिल्कुल। कैसा अनुभव रहता है जब आप किसी अधिकारी से मिलते हैं या सरकारी स्तर पर कोई मदद की मांग करते हैं, तो क्या वो मांग पूरी हो जाती है? सर जब मैं पीपल फॉर एनिमल्स से नहीं भी जुड़ी थी, मैं जैसे मैं पीपल फॉर एनिमल्स से कैसे जुड़ी थी, हमारी गली में जैसे क्रुएल्टी होती थी, लोग कुत्तों को जहर देके मारा करते थे। जी। तो हम जब जब मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई थी तो डायरेक्ट मेनका गांधी जी से ही बात हुई थी मेरी। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि जो डॉग के ऊपर क्रुएल्टी हो रही है आप उसकी एफआईआर करवाइए, आप उसकी फोटो क्लिक कीजिए। तो ऐसे जब हम पुलिस स्टेशन में जाके उनकी कंप्लेंट करते थे लोगों की, तो पुलिस उसको ध्यान देती थी, वो सोचती थी जानवरों का केस है, इसमें क्या ध्यान दे। अच्छा। लेकिन जब श्रीमती मेनका संजय गांधी जी खुद कॉल करके हम लोग की हेल्प किया करती थी, उसके मतलब खिलाफ आवाज उठती थी, उस क्रुएल्टी केस पे मतलब एक्शन होता था पुलिस का। कहीं ना कहीं प्रेशर में आके पुलिस उस पे काम करती थी। आपको महिला होने के नाते हल्के में ले लिया जाता था, आप ये कह रहे हैं? महिला के नाते नहीं सर, एनिमल्स के लिए, एनिमल्स के नाते। हाँ जी बिल्कुल, एनिमल्स के नाते कोई ज्यादा मतलब इस चीज पे वो नहीं लेता, सीरियसली नहीं लेता मैटर्स को। एक बात चल रही है महिला दिवस की, जिस तरह से हम आज इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, पिछले 100 साल से इस महिला दिवस को मनाते आ रहे हैं। हाँ जी सर। तो क्या महिलाएं अब आपके हिसाब से क्या बराबरी पे आ गई हैं या अभी कहीं आपको पीछे दिखती हैं पुरुषों से? महिलाएं सर आगे बढ़ चुकी हैं, ठीक है। एज अ फील्ड ऑफ एजुकेशन आप ले लीजिए या कोई भी फील्ड ले लीजिए, महिला हर जगह आगे बढ़ रही हैं। और मैं तो कहती हूँ हर महिला को मौका दिया जाना चाहिए आगे बढ़ने का। एज डजंट मैटर फॉर बीइंग फॉरवर्ड, आपकी एज मैटर नहीं करती, आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। अगर आप में जज्बा है कुछ कर दिखाने का, अगर आप उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको कोई भी मुकाम हासिल हो सकता है। इसमें कहीं महिला या पुरुष का कोई नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो नहीं आता। नहीं सर। अच्छा, इसके अलावा आप हमें एक बात और बताएं कि महिला जो हैं, आप महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, सरकारें भी महिला सशक्तिकरण को लेकर थोड़ी सी तेजी दिखा रही हैं। हाँ जी सर। तो आपको लगता है कि इस दौर में अब महिलाएं कहीं ना कहीं कानून को लेकर सजग हो गई हैं? कानून को लेके महिलाओं के अंदर मतलब अवेयरनेस आ गया है कि अपने राइट्स के लिए कैसे फाइट करना है। ऐसे ही हर महिला को अपने राइट्स का जानने का हक है। पुलिस को हर मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और उनके राइट्स के कारण उनको अवेयर करना चाहिए। तो एनजीओ जो होते हैं, जो महिलाओं के लिए एनजीओ होते हैं, उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए जाके, जिससे महिलाओं को अपने अधिकारों का पता चले, उन अधिकारों के लिए वो फाइट कर सकें। आप जब अपने एनजीओ जो चला रही हैं पीएफए, हाँ जी, कहीं ना कहीं पुरुषों से भी आपका वास्ता पड़ता होगा, जैसे आप बता रहे हैं अभी पुलिस में भी गए और जगह विभागों में भी, या कहीं सामाजिक क्षेत्र में आप समाज में जब जाते होंगे तो वहाँ भी जब चर्चाएं होती होंगी, तो आप कैसा महसूस करते हैं उनके बीच में? क्या अभी भी आपको डेमोलाइज करने की कोशिश की जाती है? सर बिल्कुल होता है, जैसे कि आम जनता जो फेस करती है हम लोग भी बिल्कुल वही फेस करते हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है।
पुलिस वगैरह का कभी कभार सपोर्ट नहीं होता, प्रेशर तो करवाना पड़ता है पुलिस पे, तभी पुलिस काम करती है। महिला होने के ये नहीं है कि मैं एक महिला हूँ इसलिए मेरा सपोर्ट नहीं कर रही पुलिस जी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पुलिस नहीं, अभी आप ये मानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है ये, और इसमें कहीं ना कहीं जब आप उनके बीच में जाती हैं तो कोई दिक्कतें आती हैं क्या? दिक्कतें तो सर आती हैं। मैं अपने एनिमल लवर्स भी जो अपने साथ मेंबर्स जोड़ती हूँ बहुत सोच समझ के जोड़ती हूँ जी, कि कोई बंदा तो खराब कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में अभी भी महिलाओं के अंदर डर है इस बात का कि पुरुष प्रधान समाज है और हम उनसे पीछे हैं, ऐसा दबाया जाता है आपको? ऐसा दबाया नहीं जाता सर, आप मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दबाया नहीं जाता, महिला होते दबाया नहीं जाता, लेकिन अगर जिस औरत को जिस महिला को अपने राइट्स पता है वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकती है आसानी से, इसलिए मैं कह रही हूँ राइट्स पता होने चाहिए महिलाओं को। कहीं ना कहीं महिलाओं को जागरूक करने की एजुकेट होना चाहिए, एजुकेट करना होना चाहिए महिलाओं को। जिस तरह से आपने पिछले 3 साल से संघर्ष किया और यहाँ तक एक अपनी पहचान भी आपने शहर में बनाई है, तो और जो महिलाएं हैं जो आगे आना चाहती हैं या हीन भावना का शिकार हैं या कहीं ना कहीं उनको पीछे धकेला जा रहा है समाज में, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि बीइंग अ वुमेन डजंट मीन कि वो वीक है। बोल्ड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब तक अपने हक के लिए हम खुद आवाज नहीं उठा पाएंगे तो दूसरे के हक के लिए हम कब लड़ेंगे? अपने हक को जानना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो चुका है। तो ये थी हमारे साथ प्रीति दुबे, पीएफए की प्रधान है फरीदाबाद की। इनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं पहले अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा और महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकारों को लेकर ही आप दूसरों की बात कर सकते हैं। हमारी बीवीएम न्यूज़ की खास पेशकश लगातार जारी है। बीवीएम न्यूज़ की खास पेशकश महिला दिवस पर लगातार जारी है। हम अलग अलग क्षेत्र में कारोबार करने वाली महिलाएं या सामाजिक सरोकार रखने वाली महिलाओं से बात कर रहे हैं। हमारा मकसद महिलाओं का जो 1 सदी बाद कहां तक महिलाएं पहुंची हैं, कहां से कहां तक पर बात कर रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं प्रियंका सिंह के पास, जो एक कारोबारी हैं, फरीदाबाद में रहकर कारोबार कर रही हैं। उनका एंजल केमिकल्स के नाम से एक कंपनी चला रही हैं। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे महिलाओं के हालात कितने बदले हैं। प्रियंका जी, आप यहाँ कंपनी चला रहे हैं, कितने दिन से, कैसे? आप पहले तो इसके बारे में बताएं, कैसे आपके मन में आया कि आपको यहाँ कंपनी चलानी है अकेले अपने दम पे, वो भी? मुझे तकरीबन 4 साल के करीब में हो गया काम करते हुए। और जब मैं स्कूल टाइम में थी या कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरा एक मोटो था कि मतलब मुझे जॉब नहीं करनी। जी जी। बिकॉज जॉब इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं कभी टाइम पे सो के नहीं उठती थी। अच्छा। जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, मेरी मम्मी कहती थी कि शादी हो जाएगी, दूसरे के घर जाना है। मैंने कहा मुझे काम ही नहीं करना जी। तो मतलब मेरे फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे बिजनेस करने में, करवाने में। मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट है। अच्छा। तो मेरा एक एम था कि मुझे बिजनेस ही करना है। अच्छा। मुझे जॉब नहीं करनी, गुड मॉर्निंग सर नहीं करना। बस महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के, जिस तरह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। शुरुआती दौर में किस किस तरह की कोई परेशानी आपको आई? क्योंकि कहीं ना कहीं महिला, क्या पुरुषों जब कारोबार शुरू करते हैं तो पुरुषों को भी आती है, आप तो महिलाएं हैं, तो कोई शुरुआती दौर की आपकी कोई संघर्ष के समय कोई संघर्ष किया हो आपने? सर कोई नहीं, बहुत कुछ है। अगर बताएंगे तो पूरे दिन प्रोग्राम पे मैं ही चलूंगी। नहीं, कुछ शेयर आप हमसे करें। कुछ क्योंकि शेयर एक्चुअली जब एक लड़की काम करने के लिए निकलती है मार्केट के अंदर, तो बेशक हम कहते हैं कि हमारा समाज बदल गया है, चेंज हो गया है, पर नहीं, हमारे कपड़े बदले हैं, हमारी सोच नहीं बदली है। अच्छा। आज की डेट में जो काम एक लड़का करता है, अगर वो लड़की करना चाहे तो लोगों का 2 तरीका हो जाता है उसको देखने का। जी। पहले पॉजिटिव बात करने वाले 0.5% है। आज के टाइम पे भी हमारा समाज ऐसा है। मतलब उसमें एक लड़की को अगर जगह बनानी होगी ना तो उसे मतलब और 100 साल चाहिए। अच्छा। और मतलब 100 साल मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि हमारे समाज में एक लड़की को काम करने के लिए और 100 साल देने होंगे। क्योंकि हमारा समाज, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक लड़की जब काम करती है, मैं सबकी बात नहीं करती, मैं पर्सनल अपनी बात करती हूँ। आप एक अपने काम में अपने स्टाफ को ही ले लो जी। एक जो आदमियों की जो मेंटालिटी होती है कि मुझे डांटने वाला अगर एक लड़का है तो कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, हमारा मालिक है, उसने हमें डांट दिया, कोई नहीं।
पर अगर वही मालिक की जगह एक मैडम अगर डांट देती है तो उसके मन में ये नहीं आता कि ये मेरा मालिक है, उसके मन में ये वर्ड आता है एक लड़की ने मुझे डांट दिया, मेरी कोई इमेज नहीं है। तो ये चीज हमारे समाज से, आदमियों के दिमाग से निकलनी चाहिए कि सीट पे बैठा हुआ आदमी जो काम कर रहा है वो पुरुष है या महिला, वो फर्क नहीं पड़ता। वो आप उसके साथ काम कर रहे हो, आप उसका हाथ पकड़ो, उसने आपका हाथ पकड़ा है। पहले तो हम समाज से तो बाद में निपटेंगे। अगर आप एक काम करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी फैक्ट्री है, आपका काम, जहां आप काम कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिपेंड करता है हर काम। आज की डेट में मेरी फैक्ट्री के अंदर औरतें भी काम करती हैं, पर औरतों से मैं एक लिमिट तक काम करा सकती हूँ। जो काम एक लड़का कर सकता है एक औरत नहीं कर सकती। ये बात मैं खुद भी कहती हूँ। मुझे अगर शारीरिक की बात कर रही हूँ मैं, मुझे 20 किलो 10 किलो वेट उठवाना है तो मैं एक लड़के से कह सकती हूँ कि बेटा जरा इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दो। आपने प्रियंका जी बात की 100 साल अभी और लगेंगे, लेकिन जब आप यहाँ अपनी जो सीट देखते हैं, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूँ? कौन सी ऐसी महिला है जिन्हें 100 साल लगेंगे भी? आप उनमें से आप तो नहीं है शायद? नहीं, उसमें से मैं भी हूँ। अच्छा। क्योंकि समाज में जो एक मुझे जगह चाहिए वो मुझे अभी मिली नहीं है। अच्छा। उनमें से मैं ये नहीं कहती कि 100 साल, बिकॉज सर मैं अभी तक तो मैं फैक्ट्री पे थी। मैं अगर मार्केट की बात करती हूँ, अगर मुझे आपसे बात करनी है तो एक ट्रेंड है कि लड़का है तो उससे खुल के बात करनी चाहिए, एक लड़की है तो उससे दबे मन से बात करनी चाहिए। पर नहीं सर, दबे मन से बात करने का मतलब काम करने के लिए हमें 100 तरीके से बात करनी पड़ती है। जब आप दबे मन की बात करते हैं, ट्रेंड की बात करते हैं, तो कहा जाता है समाज पुरुष प्रधान है। हाँ। तो कहीं ना कहीं प्रधानी पुरुषों के हाथ में, तो वो फिर क्यों दबे मन से बात करते हैं? दबना तो फिर महिलाओं को ही चाहिए ना। नहीं, दबे मन की बात ये होती है कि मेरे सामने जो लड़की बैठी है, सर मैं आपके पास आई हूँ, समझिए, आप ऑल्सो एक मैन है, एक आदमी है, आप मेरे पास आए हैं, मैं आपके पास आई हूँ किसी काम के लिए, समझिएगा। तो आप मेरे को फर्स्ट टाइम में जो अपॉइंटमेंट देते हैं ना, मैंने आपको कॉल किया, सर आई वांट टू मीट यू, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मेरी एक कंपनी है, इससे रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो मेरे अपने पर्सनल करियर के अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, आदमी फर्स्ट टाइम पे अगर किसी लड़की को अपॉइंटमेंट देता है तो वो ये देता है कि अच्छा लड़की का फोन आया, 5 मिनट बात कर लेते हैं, अच्छा बुला लेते हैं, बट फर्स्ट टाइम में वो डील नहीं करता। अच्छा। अगर आपकी गुडविल है, अगर आपने 10 मिनट कन्विंस करके उससे बात कर ली, उसको अपना मोटो समझा दिया कि सर मैं यहां क्यों बैठी हूं, तो शायद पॉइंट 80% है कि मतलब वो समझ जाएगा और आपसे डील कर लेगा। बट अगर ये खासियत अगर मैं लड़कों के हाथ में दूं कि मार्केटिंग के लिए, तो अगर एक लड़के को कोई कॉल पे बुलाता है या उसको कोई टाइम देता है तो जेन्युइनली उसके साथ काम करना चाहता है। ये गलत है तरीका, लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको भी ये चीजें फेस करनी पड़ती हैं? ऑफ कोर्स फेस की है मैंने। नाउ टच वुड 4 साल 5 साल की मेहनत है, जो कि आज की डेट में ऐसा नहीं है। लोग समझ गए कि हाँ वन ड्रॉप का एक प्रोडक्ट आता है, इसकी ओनर ये हैं, इनका माल अच्छा है मार्केट के अंदर, ठीक है। इसमें मेरा फ्रेंड का बहुत सपोर्ट है। अगर वो मेरे साथ नहीं होता तो शायद मुझे इतनी जल्दी स्टैंड करना बहुत ही मुश्किल था। अभी भी आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों के साथ जरूर चाहिए महिलाओं को, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं सर इसलिए आपको ये कह रही हूं कि पुरुषों का साथ महिलाओं को इसलिए चाहिए बिकॉज हमारा समाज बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं हुआ है, वो समझता नहीं है चीजों को। मैं खुद काम कर रही हूं, मैं अकेले भी काम करना चाहती हूं, बट अगर मेरा भाई मेरे पीछे ना खड़ा हो तो मैं आने वाले 40 साल में भी इस सीट पे नहीं बैठ सकती। अगर मेरा बड़ा भाई, किसी को पता है कि हाँ प्रियंका अगर वहां बैठी है तो सर मैं राजीव जी की बहन हूं, ओके मैम बैठिए। अच्छा, मेरा भाई भी आदमी है, बट लोगों ने मुझे क्यों बैठने दिया? बिकॉज राजीव जी की सिस्टर है। आपके काम की तारीफ नहीं हुई है? मतलब अभी तक मेरे काम की तारीफ अब जाके हुई है, 3 सालों में मेरे काम की तारीफ नहीं हुई। नहीं, ये तो एक संघर्ष भी तो कह सकते हैं। कभी भी कोई कारोबार शुरू करे या कोई काम शुरू करे तो उसके कहीं ना कहीं जो उसकी गुणवत्ता को लेकर कोई विश्वास की बात आएगी तो उसमें वक्त तो लगता ही है। हाँ सर बिल्कुल, डेफिनेटली वक्त लगता है,
पर जैसे आपने मुझसे अभी पूछा ना कि क्या समाज में पुरुषों की जरूरत है महिलाओं को, अगर मैं एक बात और भी आपसे कहना चाहूंगी कि अगर महिलाएं वेल सेटल हैं, पहली चीज औरतों की क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। बहुत महिलाओं का पढ़ा लिखा होना आज के टाइम पे इतनी जरूरत है महिलाओं के पढ़े लिखे होने की जितना हमें सुबह नाश्ते की जरूरत है। ठीक। अगर हमें सुबह उठ के नाश्ता करना है तो इसी तरीके से हमारी बेटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। इस द्वंद से महिलाएं कैसे निकलें, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं संघर्ष किया जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। हाँ। और जब यहाँ तक पहुंचे हैं तो द्वंद आपने भी लड़ा है। हाँ। और जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं वो आपसे क्या सीखें और उनको क्या संदेश है आपका? मैं उनको संदेश यही दे सकती हूँ, सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आप अगर छोटे हो, लड़की हैं, तो प्लीज अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो। डिपेंड करता है कि आप, जरूरी नहीं है कि किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हो या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज लड़कियों को आगे ले जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई से ही लड़कियों का दिमाग खुल सकता है। और अगर आपको पता होगा कि सामने वाली लड़की एजुकेटेड है तो सामने वाला आपसे बात करने से पहले सोचेगा कि मैं इससे बात कर रहा हूं, ये जवाब क्या दे सकती है। यहां पे लड़कियां लड़कों से जीत सकती हैं, ठीक। सिर्फ एजुकेशन के तौर पे। अगर लड़की जरूरी नहीं है सर कि लड़ने वाली हो और चीखने चिल्लाने वाली हो, उससे लोग डरेंगे, नहीं। लड़की शांत हो, उसको सामने वाले को उसकी आंखों का डर, उसकी बातों का नहीं। आपकी जैसी भारी आवाज भी जरूरी है सर। भारी आवाज तो मेरा केमिकल का काम है, इसलिए हो गई। नहीं, इतना दबदबा होना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मतलब आपकी आवाज में वो बुलंदी होनी चाहिए कि सामने वाले ने जब आपको हेलो बोला तो उसको लगे कि हाँ, मेरे सामने कोई लड़की नहीं बैठी है, कोई काम करने वाला आया है जिसको काम की जरूरत है, मुझे सिर्फ उसके साथ डील करनी है, आइदर कुछ और नहीं। तो आप चाहते हैं कि समाज में महिलाओं को अभी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है, ये आप कह रहे हैं? काफी हद तक हमारे मेट्रो सिटीज में मिल भी गया है, बट सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज से महिलाओं को दर्जा मिलने से दर्जा नहीं होता सर। आज भी आप राजस्थान की तरफ, यूपी की तरफ चले जाओ तो लड़कियों की कंडीशन लोगों ने बहुत खराब कर रखी है। सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज में लड़कियों को दर्जा देने से दर्जा नहीं मिलता। आज लड़की 7 बजे घर में आती है तो क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, बेटा कहाँ थे आप, 7 बज गए। वहीं मेरा भाई 10 बजे आता है, बेटा खाना खा लिया, खाना खा के सोना। क्यों नहीं पूछते कि वो 10 बजे क्यों आया है, कहाँ था? समझ रहे हैं आप? बस मैं ये कहना चाहती हूं कि लोग लड़कियों पे भरोसा करना सीखें, उनको निकालें बाहर। पहले ये चीज हमें हमारे घर से होनी चाहिए। मेरे मम्मी पापा को मुझ पे ट्रस्ट है, इसलिए भी मैं यहाँ बैठी हूँ। उनको पता है कि मेरी बेटी अगर काम कर रही है तो वो अच्छे लेवल पे काम कर रही है, वो चीजों को समझती है। मैं हर टाइप के लोगों से बात करती हूँ सर। ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस कर रही हूँ तो सिर्फ मैं बिजनेसमैन के साथ बैठती हूँ, नो। मैं आधे घंटे 1 घंटे अपने स्टाफ के साथ, पूरे दिन में इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी मैं उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ चाय पीती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं इनके साथ बैठूंगी तो ये मेरे से ज्यादा कोऑपरेट करेंगे। इनको ऐसा ना लगे कि हर टाइम मेरे सामने बैठी वाली मैडम तो ऑफिस में बैठती हैं, बेटा चाय ले आओ, काम कर दो, ये करवा दो, वो करवा दो। उनके अंदर ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्या एक सवाल और यहाँ बीच में उठता है, जब हम महिला दिवस पर आपसे बात कर रहे हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है, ये कितना सच है, कितना झूठ है? सर मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी मतलब फ्रेंड सर्कल बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है, 1-2 ही फ्रेंड्स है मेरी। तो मतलब ठीक है, महिला की दुश्मन है या नहीं है, ये तो बड़ा मतलब ये कहावत बनी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, कोई महिला किसी की दुश्मन नहीं होती, ये सोचने का फर्क है बस। अच्छा, मेरा एक आपसे सवाल है, जब आप कंपनी में काम कर रहे हैं, एक तो ये वन ड्रॉप के नाम से आप यहाँ पिछले 4-4.5 साल से 5 साल से कंपनी चला रहे हैं जी। कहीं ना कहीं सरकार की भी आपको मदद की जरूरत पड़ी होगी, या सरकारी के विभाग हैं जो वहाँ भी आपका जाना आना लगा रहता होगा। हाँ। क्या महिला होने के नाते कुछ आपको वहाँ सहूलियतें, रियायतें मिलती हैं, या वही पैटर्न है? हाँ, काफी जगह इंडस्ट्री में मिलती है सर।
सेल टैक्स ऑफिस चले जाओ या आप लेबर इंस्पेक्टर के पास बैठ जाओ, तो मतलब यहाँ के जो लेबर इंस्पेक्टर हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। वो मुझे स्पेशल कहते हैं, बेटा अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो आप प्लीज बताना। मेरा उनसे कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट हाँ बीइंग अ गर्ल वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। स्टाफ में नहीं, इवन मैं बात करूंगी अगर इधर आपका किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो ऐसा नहीं है, बीइंग अ गर्ल एक बार जरूर लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि लड़कियों के साथ सपोर्ट नहीं है। लोग आज के टाइम पे लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, इवन उनको अच्छा भी लगता है। मुझे बहुत सारे लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी बेटी आपकी तरह बने। मैं चाहता हूं कि जो आपके सामने लड़की बैठी है, तो मुझे ये चीज सुन के बहुत अच्छा लगता है कि लोग अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्लस हाँ एडजस्ट भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है सर। तो ये है हमारे साथ बात कर रही हैं प्रियंका। अभी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, लेकिन जिस विश्वास के साथ बात कर रही हैं, महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं। हालांकि उनको दुख भी है इस बात के कि 100 वर्ष और लगेंगे अभी महिलाओं को बराबरी पर आने के लिए, लेकिन जो उनकी हिम्मत है कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए एक संदेश है। आप देख रहे हैं हमारे साथ बीवीएम न्यूज़ की खास पेशकश। हम प्रियंका जी से जानेंगे वो जो काम कर रही हैं यहाँ, क्या प्रोडक्ट बना रही हैं उनके बारे में, और कितनी जानकारी वो खुद इस बारे में रखती हैं। महिला सशक्तिकरण की जब हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो कारोबार कर रही हैं, उन कारोबारों को किस तरह का वो कारोबार करती हैं और कितना वो जानती हैं, उसके बारे में, इस बारे में हम प्रियंका जी से बात कर रहे हैं। प्रियंका जी हमें खुद बताएंगी कि वो जो काम कर रही हैं वो किस तरह से अपने कर्मचारियों के साथ लेकर काम करती हैं, क्या काम करती हैं यहाँ, उसके बारे में। प्रियंका जी, आप महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह की आपसे हमारी बात हुई, आपने काफ़ी कुछ महिलाओं के बारे में बताया, आप किस तरह का कारोबार करते हैं? सर मेरा हाउसकीपिंग का काम है, जितना भी मतलब ऑलमोस्ट फैक्ट्रीज का काम है, ऑफिस के अंदर जितना भी सफाई वफाई का काम होता है, लाइक हैंड वॉश, फिनाइल, ग्लास क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ऐसी आइटम्स मैं बनाती हूँ। एक तो ये कोई भी हार्मफुल केमिकल्स का काम नहीं है मेरा। कल को इशू बन जाए कि केमिकल्स का काम है ये वो, तो मेरे कोई भी केमिकल्स, मेरा कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हार्मफुल है। लाइक अगर कोई मेरा हैंड वॉश भी यूज कर रहा है तो उसको ये कहीं से शिकायत नहीं मिल सकती कि मेरे हाथों में कोई प्रॉब्लम हो गई, या क्वालिटी वाइज भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और स्पेशल मैंने केमिस्ट भी हायर किए हुए हैं। आप महिलाओं के लिए जो आप प्रोडक्ट बना रही हैं वो भी कहीं ना कहीं महिलाएं ज्यादातर यूज करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घरेलू औरतों के लिए सारे काम करती हूँ मैं, जो ऑलमोस्ट लड़कियों से ही टच है, जो औरतों का ही काम है, घर में सफाई ये वो, इसी से रिलेटेड मेरा काम है सर। और कितने प्रोडक्ट हैं आपके जिनको आप क्या मार्केट में आप अपने प्रोडक्टों को खुद देखती हैं, कोई और देखता है? नहीं, मेरे साथ मैंने आपको बताया कि मेरा एक फ्रेंड है प्रदीप कपूर, तो मार्केट का ऑलमोस्ट काम वो देखता है, ऑलमोस्ट 75%। आइदर जैसे वो इस टाइम अभी इन दिनों नहीं है अवेलेबल, तो इसके साथ साथ मुझे प्लस मार्केट भी देखना पड़ता है कि अगर वो होता है इंडिया में है, ऑलमोस्ट करके बाहर रहता है, तो उस टाइम पे मैं काम को देखती हूँ, मार्केट भी देखती हूँ। तो कितने प्रोडक्ट आप बना रहे हैं? कितने प्रोडक्ट मेरे पास सर, ऑलमोस्ट हाउसकीपिंग से रिलेटेड 20 से 22 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपका A to Z जितना भी सफाई से रिलेटेड चीजें लगती हैं सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। मतलब उसके अंदर आप ये लगा लो, हैंड वॉश होता है आपका, फिनाइल होता है, और टॉयलेट क्लीनर होता है, ग्लास क्लीनर होता है, जितना भी मल्टीपर्पज जो ऑल काम के लिए यूज होता है फैक्ट्रीज के अंदर, सब कुछ ही है हमारे पास। और छोटी पैकिंग से लेके इंडस्ट्रियल पैकिंग तक भी अवेलेबल है मेरे पास, इनटू 250 ml से लेके 5 लीटर 50 लीटर पैकिंग तक, जिससे कि कोई ये ना कह सके कि अगर काम है तो सिर्फ फैक्ट्रीज का काम है। फैक्ट्रीज के साथ साथ प्लस में मार्केट के काम पे और छोटी पैकिंग पे ही मेरा उतना फोकस होता है। आइदर थोड़ा सा मेहनत है छोटी पैकिंग का काम करने में, बट अच्छा है, लोग आपको मार्केट से जानते हैं। जी, तो ये थी हमारे साथ प्रियंका। लोग आपको मार्केट से जानते हैं, महिलाओं को भी अब मार्केट से जानते हैं लोग। इन्होंने महिलाओं के लिए कहीं ना महिलाओं की सशक्तिकरण को लेकर ये कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। ये हमारे साथ लगातार जारी है बीवीएम की खास पेशकश। महिला दिवस पर बीवीएम न्यूज़ की खास पेशकश में हम पहुंचे हैं सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहां उद्यमी महिलाओं का एक ग्रुप एक चर्चा कर रहा है सामाजिक स्तर पर सामाजिक सरोकार किस तरह के होने चाहिए, किस तरह महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए एक उनमें से ही सर्वोदय अस्पताल की जो मैनेजिंग डायरेक्टर आपको कहें अंशु गुप्ता जी, उनसे बात करते हैं वो किस तरह से यहाँ पहुंची, क्योंकि डॉक्टर राकेश गुप्ता एक बड़ा नाम है, हॉस्पिटल का नाम बड़ा है,
उनके साथ पूरा सहयोग दे रही हैं, किस तरह से उनको यहाँ जिम्मेदारी निभा रही हैं, उनसे बात करते हैं। अंशु गुप्ता जी, बीवीएम न्यूज की खास पेशकश में महिला दिवस पर स्वागत है आपका। आप किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभा रही हैं और क्या जरूरत आन पड़ी कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं? नहीं, जरूरत का ऐसी कोई नहीं आन पड़ी थी। ये बड़ा एक रूटीन और कैजुअल वो रहा मेरा जो एंट्री रहा, क्योंकि डॉक्टर साहब बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता था, तो मेरा इन्वॉल्वमेंट वैसे जैसे एज बनिया परिवार में एक हमारी प्रायोरिटी होती है हमारी फैमिली और बच्चे, तो मेरा भी वही था। लेकिन जब मैं अपना डॉक्टर साहब को काम करते देखती थी तो बहुत ज़्यादा बिजी दिखाई देते थे, तो बहुत सारे पेशेंट्स या लोगों को मैं देखा कि वो परेशान हो रहे होते थे या उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा होता था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, उनसे बात की, तो मुझे ऐसा लगा कि एज नॉन मेडिको एक बेहतर पर्सन होता है कोऑर्डिनेट करने के लिए, कि जो डॉक्टर साइड की भी प्रॉब्लम समझ सकता है और एक एज नॉन मेडिको पर्सन की भी, तो वो एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बन सकता है उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो धीरे धीरे बस मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और मैं इस तरीके से उनका लोड कम करने के लिए मैंने शुरुआत में छोटे छोटे काम स्टार्ट किए, फिर बाद में मेरी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हुई। क्या जिस तरह से आपने यह जिम्मेदारी संभाली उस बीच में कोई संघर्ष का भी वक्त आया आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है, उसमें महिलाओं को पीछे धकेलने की कोशिश की जाती है? ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसा कोई संघर्ष वगैरह मुझे नहीं करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत से ही जिस तरीके का हमारा पारिवारिक माहौल है वहाँ पे चाहे पेरेंट साइड से चाहे अपनी इन लॉ साइड से सभी लोग बहुत ही सपोर्टिंग और कोऑपरेटिव हैं, तो संघर्ष कुछ नहीं करना पड़ा और ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि पुरुष प्रधान समाज है। हमारे को पूरी तरीके से पूरा सपोर्ट रहा और डॉक्टर साहब का भी पूरा सपोर्ट मिला मेरे को। आप अपने बिजनेस को तो देख ही रहे हैं, साथ साथ में सामाजिक सरोकारों के लिए आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरा अपने एक थॉट है कि शुरुआत से हम लोग स्पोर्ट्स में रहे, एनएसएस में रहे, एनसीसी में रहे, तो एक तरीके से सोशली पढ़ाई के साथ साथ में उस समय से इंटरेस्ट है और हम लोग अपने को ऐसा मानते हैं कि हम एक बहुत ही सोशल पर्सन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है। जो हमारा अपना काम है वो काम के साथ साथ अगर हम एक सोसाइटी में भी एक अपना एक जिम्मेदारी निभाएं तो ये हम सबका ही फर्ज बनता है। तो एक टाइम तक इंसान अपनी स्टैंडिंग करता है, एक 20-22 साल की उम्र से करियर स्टार्ट होता है, जिसको मैं मानती हूँ 45-50 तक आपने अपने लिए अर्न किया, अपने को एक स्टैंडिंग दी। उसके बाद जब आप सभी जिम्मेदारियों से फ्री होते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि बाकी समय फिर आप सोसाइटी को दें। सोसाइटी ने जो आपको दिया है 20 से 25 साल तक, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उस सोसाइटी को कितना दे सकते हैं। तो मेरे काफी इंटरेस्ट है और मैंने सोशली मैं बहुत सारे एनजीओ से हम जुड़े हुए हैं और लगभग हर लेवल पर, चाहे वो प्रॉब्लम्स एनवायरमेंटल हैं, चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वीमेंस एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, तो हम लगभग सभी उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट है और अपने से कोशिश कर रहे हैं कि हम जहां पर भी हमारी तरफ से हम अपना योगदान दे सकें, तो वो मेरा कोशिश रहता है। बात हम महिला दिवस पर महिला शक्ति की कर रहे हैं। आप जो महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं, या क्योंकि समाज में अभी भी वही चलन पिछला चला आ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलता है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अपने आप को सक्षम बना पाएं? देखो, ऐसा है कि समय बहुत ज्यादा बदल गया, ऐसा नहीं है, पहले में और अब में बहुत बड़ा फर्क है। हम ऐसा नहीं मानते कि महिला बहुत पिछड़ी हुई हैं। अगर आप शुरू से अब तक देखेंगे, हिस्ट्री इतिहास पढ़ाएंगे तो मतलब महिला दिवस तो मैंने भी बोला सब अपनी सभी बहनों को कि महिला दिवस की जगह हम इसको एक संस्कृति दिवस की तरह मनाएं और हमारे अपने धर्म में महिला का पूरा मान सम्मान पूरा है और महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपनी कोई शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए लड़ाई लड़े हैं। हमारे को सबको सृष्टि ने दो ही रचना की है, पुरुष और महिला, दोनों ने मिलकर समाज को चलाना है। तो उसमें बजाय हम एक दूसरे के साथ ये रहें कि भी ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बेहतर है कि हम अपनी तरफ से क्या बेहतर कर सकते हैं, वो माँ के तौर पे, बहन के तौर पे, बेटी के तौर पे। और जो पुरुष है वो भी स्त्री के जन्म दिए हुए ही वो होते हैं, रचना होती है, तो ऐसा उनके साथ में कोई कंपटीशन या उनके साथ कोई ऐसा नहीं है। तो महिलाओं का जहां तक बात है स्थिति की, महिलाएं बहुत बेहतर कर रही हैं आज हर क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, इंडस्ट्री में है, हमारे साथ सभी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लगभग हर क्षेत्र में महिलाएं हैं। तो उन लोगों ने अपनी जो वर्चस्व को बनाया है और अपनी उसको समझ को दिखाया है। और प्रकृति वाइज भी स्त्रियां जो होती हैं उनका जो इमोशनल पार्ट और बाकी सब समझने का वो अच्छा होता है। तो सभी स्त्रियां अपने उस पर बहुत अच्छे उस पर हैं, स्तर पर हैं।
तो ये थी हमारे साथ सर्वोदय हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु गुप्ता जी, जिनका कहना है कि महिला दिवस के बजाय संस्कृति दिवस इस देश में मनाया जाए तो और बेहतर रहेगा। हालांकि 100 वर्ष पहले 1914 से इस महिला दिवस की शुरुआत की गई और महिला दिवस महिला उद्यमियों को लेकर ही शुरू किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब भारत में इसको संस्कृति दिवस के रूप में महिलाएं देख रही हैं। इसी कड़ी में हम बात करते हैं मधु गुप्ता से, जो एक उद्यमी हैं, और जिस तरह से हमारी बात चल रही है महिला दिवस को लेकर, उनसे जानते हैं उनके क्या विचार हैं और कैसे यहाँ तक पहुँची और अपने आप को किस तरह से उन्होंने सक्षम किया। मधु गुप्ता जी, आप बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, किस तरह से किन परिस्थितियों में आपको उद्यमी बनना पड़ा, या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही एक बिजनेस फैमिली से थी, और जब मेरे हस्बैंड ने नया बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने मेरे को अपना बिजनेस ज्वाइन कराया। पहले तो मैं ऐसे शौक में चली गई थी, लेकिन बाद में मैंने देखा कि बिजनेस में आना अपने आप में लेडीज़ के लिए एक बहुत अच्छी बात थी, और चैलेंजेस भी बहुत थे। इवन कि मेरी अपनी फैक्ट्री में ही मेरे एम्प्लॉय को बड़ा लगता था कि एज बीइंग ए लेडी वो मेरी बात कैसे मान रहे हैं, कि हम मैडम से दब के कैसे रहे, मैडम को ओबे कैसे करें, क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज है। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को प्रूव किया और लोगों ने देखा, समझा कि हाँ लेडीज़ भी कुछ कर सकती है। और जो हमारी इंडस्ट्री है, जो मेरा काम है, वो नॉर्थ इंडिया में हमारी सबसे बड़ी फैक्ट्री है। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जेंट्स लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना, और जितने भी चैलेंजेस आते थे सबको सॉर्ट आउट किया। और जहाँ हम चले जाते हैं, मेरे को तो अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि जहाँ मैं खड़ी हो गई, यानी अपनी बात मेरे को मनवानी ही मनवानी है। तो ये नारी शक्ति है। बिल्कुल नारी शक्ति है, बिल्कुल। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि चैलेंजेस बहुत थे, आपकी कंपनी में भी लोग आपकी बात मानने को तैयार नहीं थे, किस तरह से आपने मैनेज किया उस दौर को या उस वक्त को? एक्चुअली मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी काम किया, और धीरे धीरे एम्प्लॉय को भी लगने लगा कि मैडम में कुछ है, बात है, और मैडम फैक्ट्री को आगे बढ़ा रही हैं, उठा रही हैं। तो अपने आप ही सब लोगों ने हथियार डाल दिए फिर धीरे धीरे। हथियार उठाने के लिए, जिन्होंने अभी हथियार आपकी तरह नहीं उठाए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका महिला दिवस पर? महिला दिवस पर एक्चुअली एक बात मैं समाज में जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ करें, लेकिन मेरे को लगता है कि महिलाओं को खुद ही मजबूत होना चाहिए। अगर हम मजबूत हैं तो कोई हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। यानी कि महिलाओं को खुद आगे आना चाहिए और अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि हाँ हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो जरूर आगे आएंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। जी, तो ये थी हमारे साथ मधु गुप्ता जी, उद्यमी हैं यहाँ। इनका मानना है कि कहीं ना कहीं हथियार खुद उठाने पड़ेंगे और लोगों की सोच बदलने के लिए अपने आप को आगे लेके आना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला से, संघर्षशील महिला, जिन्होंने बहुत छोटे से पूंजी से बहुत बड़ा काम किया है, सरस्वती शिशु सदन की मालिक कमलेश माहेश्वरी से, जिनकी आज पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन बिल्कुल छोटे से स्तर से इस शुरुआत को करने के साथ साथ आज वो जिस मुकाम पे हैं, पूरे फरीदाबाद उनको सलाम करता है। बीबीएम न्यूज़ भी कमलेश माहेश्वरी जी को महिला दिवस पर सलाम करता है। कमलेश जी, स्वागत है आपका महिला दिवस पर। आपके शुरुआती दौर को जिस तरह से देखा जाए और आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, क्या संघर्ष रहा इस बीच में? मैंने पहले दिन से ही बहुत संघर्ष किया है। एक किराए की बिल्डिंग में इस छोटा सा स्कूल खोला, प्राइमरी स्कूल। लोगों की मांग थी कि नहीं, इसको मिडिल किया जाए। उस स्कूल को मिडिल स्कूल बनाया, फिर धीरे धीरे हाई स्कूल बना, आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। लेकिन समस्याएं तो जीवन में आती हैं और आज भी हैं। 10 साल पहले एक जमीन का टुकड़ा लिया गया जिसकी CLU आज तक नहीं हो पा रही है, फाइल रिजेक्ट हो जाती है। बड़ा ख्वाब है मन में कि एक CBSE का स्कूल बने जिसमें जो बच्चे बसों में शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं वो वहीं रुकें और अच्छी एजुकेशन का तो मतलब मैं क्या अपने मुंह से कहूँ, पूरे हरियाणा में सेकंड नंबर पर भी हमारा रिजल्ट रहा है। और यही एक ख्वाब है जीवन में कि रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा स्कूल रहे। शिक्षाविद के तौर पर एक जो आपने पहचान बनाई है और आपने संघर्ष की भी बात की, इस संघर्ष में किसने साथ दिया आपका?
संघर्ष में मेरे बच्चों ने, पति ने बहुत साथ दिया। मतलब बच्चों को ये नहीं पता था मम्मी कितने बजे घर आएगी, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग बनाना रात के 9 बज जाते थे। बड़ी बेटी ने डॉक्टरी की भी पढ़ाई की, MBBS किया, उसके बाद MD किया। बेटा इंजीनियर है, छोटी बेटी इंजीनियर है। कभी बच्चों ने ये शिकायत नहीं की कि मम्मी टाइम पे क्यों नहीं आती। आप जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और वो आज महिला दिवस पर ही आज ही हम एक आपकी पढ़ाई हुई लड़की हैं वंदना अग्रवाल, उनसे भी चर्चा की। उन्होंने आपकी इस तरह से जिस तरह से तारीफ की वो एक काबिल तारीफ थी। उनका मानना था कि भाई उनसे अच्छा मेरे लिए बेस्ट गुरु कोई नहीं है। तो ये आप साथ साथ में आपने सरकारें भी बहुत देखी हैं। आप जिस तरह से बात की CLU नहीं हुई, क्या इन सरकारों में कोई बदलाव देखने को मिला, या महिला होने के नाते कहीं आपको छूट मिली कोई? अभी जैसे पढ़ा न्यूज़पेपर में 19 डेज लगेंगे CLU मिलने में। मेरे ख्याल से हमारी फाइल को तो गए हुए 10 महीने होने वाले हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, पर उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो जाएगा। जी बिल्कुल, महिलाओं को भी सरकार से कहीं ना कहीं उम्मीद है। और महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पर, चाहे मातृशक्ति को कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो उद्यमी हैं उनको भी कहीं ना कहीं रियायत की बात हो रही है। तो हमारी भी उम्मीद होगी कि जिस तरह से इनकी शिकायत है वो भी दूर हो। महिला दिवस पर अब हम ऐसी महिला से बात करने जा रहे हैं, पिंकी लखानी, जो पिछले 20 साल से ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। उनकी क्या मजबूरी रही या शौकिया वो इस क्षेत्र में आई, किस तरह के उनके क्षेत्र में काम करने के तरीके रहे, क्या चुनौतियां रहीं, उसको लेकर उनसे बात करेंगे। पिंकी जी, आप ब्यूटिशियन हैं, आप कैसे शुरुआत की, क्या रहा शुरू में, और अब इस दौर तक 20 साल से बताया जा रहा है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कैसे यहाँ तक इतनी लंबी आपने जो छलांग लगाई है, कैसे पहुँचे यहाँ तक? मैं बहुत छोटे टाइम से ही फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरी हूँ। हम 3 बहनें थे, पापा मेरे हैंडीकैप थे, तो हम बचपन से ही डे बाय डे, मतलब 3rd-4th क्लास में थी तो कोई सपोर्ट फैमिली का नहीं, किसी रिलेटिव का सपोर्ट नहीं। हमारी मम्मी ने हमें सपोर्ट किया, हमारे को एजुकेशन दिलाई। धीरे धीरे जब मैं 15 साल की हुई, पढ़ाई मुझे बीच में छोड़नी पड़ी। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इस टाइम पे क्या करूं। फिर मैंने ब्यूटिशियन कोर्स किया, जस्ट मात्र 1300 रुपए दे के मैंने कोर्स करा, 300 रुपए की नौकरी करी। फिर साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। इस बीच में मैं आगे बढ़ती गई, नौकरी पे नौकरी करती गई। 7 से 8 साल मैंने नौकरी करी। उसके बाद फिर मैंने अपना पार्लर खोला। उस पार्लर खोलने में पहले मेरे को माँ बाप ने सपोर्ट किया, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आज भी मेरे फादर मदर जो भी हैं, पापा हैंडीकैप्ड आज भी हैं, उनको फुल मैं सपोर्ट कर रही हूँ। और उसके पीछे मेरे हस्बैंड का पूरा साथ है। मेरे हस्बैंड ने आज तक मना नहीं करा तुम ये नहीं कर सकती। इवन वो मेरे लिए अपने घर से मेरे एरिया में शिफ्ट हो गए जहां मैं पार्लर रन करती हूँ। आज जो भी हूँ मैं सेल्फ अपनी मेहनत से हूँ। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, कोई भारी चीज है ये हम कैसे करेंगे, हम कर सकते हैं। साइकिल से मैं स्टार्ट हुई थी और आज भगवान की दया से मेरे पास बहुत कुछ है। और अपनी मेहनत और हस्बैंड के सपोर्ट, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आज वो फुल सपोर्ट करते हैं कि मम्मी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमने कहीं जाना है, फैमिली फंक्शन है, कहीं घूमने जाना है, पिक्चर की टिकट आई होती है, मेरा कोई मेकअप बुकिंग आ गई है, मैं नहीं जाऊंगी। बच्चे कहते ठीक है मम्मी आप जाओ। उनको पता है कि काम इसकी पूजा है, काम इसने करना ही करना है। तो मैं अपने काम को अपनी मेहनत से बहुत आगे लेके गई हूँ। और मेरा सिर्फ लेडीज का काम है, नो जेंट्स कटर, कोई काम ऐसा नहीं है कि किसी भी जेंट्स के इन्वॉल्वमेंट है उसमें। ये तो रही आपके परिवार की बात, जो आपने समस्याएं बताई परिवार की, जो जूझना पड़ा पारिवारिक स्थिति। लेकिन सामाजिक स्तर पर किस तरह की समस्याएं रही, किस तरह का सहयोग रहा? सहयोग से रिलेटेड मैं कहूंगी कि कई जगह पे होता है कि आप कहीं जाते, कोई गवर्नमेंट के काम है, कुछ है, कई जगह तो बहुत अच्छा हम लोगों को सहयोग मिलता है, कई जगह पे बहुत बेकदरी की जाती है, कई बड़ी गंदी नजरों से हम लोगों को देखते हैं। औरत है, ये क्या है, वो लोग सोचते हैं कि नहीं ब्यूटी पार्लर चलाती हो तुम, हाँ चलाते हैं जी, ठीक है हमारी भी ये कर दो, हमारा भी वो कर दो। कई जगह हम लोगों को बड़ी क्राइसिस जेंट्स का उसका हो जाता है, गवर्नमेंट का। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हम लोग अपने में बोल्ड हैं, हम अपना काम खुद करना जानते हैं। अपने आप को जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो कैसे संभाल पाते हैं? कभी लड़कर, कभी प्यार से, यही हो जाता है कि बाकी हर स्थिति में हम लोग चल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि औरत सब कुछ कर सकती है, औरत के अंदर अपनी आत्मनिर्भर हो सकती है, अपनी पावर बहुत है। किसी से डरना मैंने तो नहीं सीखा,
मुझे ये लगता है कि नहीं, तुम कर सकते हो और तुम करोगे हर काम को, कहीं चाहे सरकारी काम है, चाहे अपना काम है, चाहे घर का काम है, चाहे बच्चों का है, तो औरत ही कर सकती है और औरत के बिना कोई चल भी नहीं सकता। आपको लगता है कि समाज में कुछ बदलाव आया है महिलाओं को लेकर? पहले से काफी बदलाव आए, लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है, लेकिन जब तक वही लड़कियां अपने आप में सेल्फ डिपेंड होंगी तभी जाके बदलाव आता है। क्या महिलाओं की स्थिति को लेकर महिलाएं भी कभी जिम्मेदार होती हैं? बिल्कुल होती हैं। कई जगहों पे ऐसा होता है कि कई औरत बैठी हुई है, जरा सा एक सरकारी बैंक ही ले लो, सरकारी बैंक में आप किसी काम से गए हो, औरत हमसे कई बार ढंग से बात नहीं करती, हमें ये कहना पड़ता है कि औरत ही औरत को काट रही है, फिर वो थोड़ा सा पोलाइट आ जाती है कि नहीं हमें करना चाहिए। कई जगह पे लगता है कि नहीं, उसकी भी अपनी कोई मजबूरी होगी, वो सारा दिन की परेशान होगी, क्योंकि औरत जब घर पे काम से निकलती है, पहले घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की, इरिटेशन कहीं तो हम पे निकाल ही जाते हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट कई जगह पे मिल जाता है और पहले से बदलाव तो बहुत ज्यादा आया है। पुरुष प्रधान समाज में औरतों को आप कहाँ देखती हैं आज की तारीख में? आज मैं तो मानती हूँ कि पुरुष से बहुत आगे औरतें निकल चुकी हैं, लेडीज में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और आप जो मान रहे हैं औरतें आगे निकल चुकी हैं, जो आरक्षण की मांग चल रही है महिलाओं को लेकर, तो उसकी अब तो जरूरत नहीं होगी आपके हिसाब से? देखो, हर कोई अपना हक तो मांगता है, मैं तो यही कहती हूँ कि हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए। ये मेरे उस दिन भी सोच है, आरक्षण की मांग हो रही, उसको इतना मिल रहा, उसको इतना मिल रहा है, मैंने तो अपने घर में ये बोला, एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठ जाए ना जो हर जाति को बराबर ही आरक्षण दे दे, लड़ाई खत्म होना। इसमें क्या होता है, आम जनता, आम लेडीज मरती हैं और कुछ नहीं होता है, बाकी किसी पे कुछ। मैं महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहा हूँ, जो लोकसभा में 33% आरक्षण की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं, तो क्या फिर अभी भी जरूरत है 33 तक? फिर तो नीचे आ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कई जगहों पे ऐसे जो महिला को नहीं निकला जाता और कईयों को सपोर्ट नहीं मिलती, तो उनको जरूरी है 33%। ऐसा नहीं होता कि सबको ही सब इतनी बोल्ड होती है कि आगे निकल जाएंगी। कई ऐसी होती है कि जो डरती भी है, कई पापा से दब रही है, कई भाई से डर रही है, कई कुछ कर रही है, कईयों को लगता है कि कन्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो हर जगह अपनी फैसिलिटी तो हर कोई लेना चाहता है ना। बेटी के तौर पर, बहू के तौर पर, फिर माँ के तौर पर, घर की जिम्मेदारी, क्या समाज में ऐसा कुछ बदलाव आप देखते हैं कि भाई ये जिम्मेदारी के साथ साथ में आप एक इंसान भी हैं, पुरुष प्रधान नहीं है? माना कानून में महिला प्रधान, अब कानून महिला प्रधान है, लेकिन समाज में रहना है, कानून बहुत बार की बात है, तो उसमें कुछ देख रहे हैं कि कहीं बैलेंस दिख रहा है? बैलेंस नहीं दिख रहा है। मेरा तो ये मानना, औरत के अंदर शुरू से एक ऐसा है कि आपने हर जिम्मेवारी निभानी है, तो हम लोग तो, मेरे को लगता है कि हर फील्ड में आपको चलना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू है, चाहे औरत है, उसको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के चलना चाहिए। तो ये थी पिंकी लखानी, जो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के साथ साथ में कारोबार में भी कहीं ना कहीं पुरुषों के बराबरी की बात कर रही हैं। जब हम बात कर रहे हैं महिला दिवस पर, महिलाओं को लेकर, महिलाओं से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में इतनी तब्दीली जरूर देखने को मिल रही है कि अब महिलाओं के क्लब भी बनने शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो समाज में अपना जीवन स्तर उठाने के लिए और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने के लिए और किस तरह से मुश्किलों का सामना करें उनको लेकर। उनमें से एक महिला है हमारे साथ, हरप्रीत कौर, जिन्होंने एक क्लब बनाया है महिलाओं को लेकर, और उसमें जो सामाजिक जिम्मेदारी हो या उनसे और कंपटीशन की बात हो या किस क्षेत्र में किसको जाना है, सारे सलाह मशवरा शायद उनके क्लब में होते हैं। तो उनसे ही बात करते हैं वो किस तरह का क्लब चलाती हैं। हरप्रीत जी, आप एक महिला क्लब चला रही हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, कैसे आया, क्या इसके फायदे हैं महिलाओं को? मैं एज ए एक औरत, एक हाउसवाइफ के नाते मुझे ये महसूस हुआ कि आज के टाइम पर औरत के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी है, और क्या वो बेटी है या माँ है या बहन है या वो एक किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो इस हर क्षेत्र में उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, जिससे कि हम लोग ग्रूम करते हैं, एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव। मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, ये कैसे महसूस किया आपने कि कहीं ना कहीं कमी है? कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कम होता ही है। जैसे कि हम स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जैसे हम अपनी जिंदगी जीते हैं, शादी के बाद हमारी जो लाइफ है वो हमारी सीमित रह जाती है अपनी फैमिली, हमारे बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए, लेकिन उसके अलावा एक हमारी अपनी भी एक होती है जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं अपने पर।
तो ये जो एक लेडीज क्लब बनाया गया है, ये है सेल्फ लव के ऊपर, खुद के लिए अपनी पहचान और अपने को खुद को प्यार करना, ये उसमें एक सिखाया जाता है कि कैसे अपने लिए हम कुछ कर सकें और साथ साथ सब दूसरों को भी इंस्पायर करें। उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। और एक जैसे कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो अपनी कला का आप प्रदर्शन कर सकते हो, चाहे वो सिंगिंग के रूप में हो, चाहे वो डांस के रूप में हो, चाहे वो पेंटिंग के रूप में हो, चाहे वो फील्ड रसोई से रिलेटेड हो। तो हम लोग इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं जिसमें डॉक्टर जैसे गायनोकोलॉजिस्ट आए या डेंटिस्ट आए या हेल्थ से रिलेटेड जो होते हैं, तो वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं। हम पिकनिक पे भी जाते हैं, लेके जाते हैं लेडीज को, और बच्चों के साथ भी उनके जैसे लेडीज के जो बच्चे हैं उनका भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बच्चों को भी हम आगे बढ़ाते हैं इस लेवल पे। कितनी महिलाएं इस क्लब से अब तक जुड़ चुकी हैं? इस क्लब में 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आप चाहेंगी कि इसमें बढ़ोतरी हो और जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम है वो और इसमें आए, शामिल हों? हाँ जी, हमारे साथ ये जो हमारा क्लब है इसमें एज नो बार है। इसमें 60 साल से ऊपर की भी लेडीज हैं और इसमें जो उनकी जैसे समझ लीजिए बहुएं हैं, तो एक तरह से ये सास बहू का एक ऐसा इसमें रिश्ता भी जुड़ता है जिससे कि हम बड़ों से हमें काफी एक्सपीरियंस देखने को मिलता है और छोटों से हमें जो बड़े हैं उनको छोटों से एनर्जी मिलती है। तो एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ते चले जाएंगे और सबको लेके चलने का एक है इसमें कि आप भी इस दौर से गुजरी हैं जो इस क्लब के बनाने की जरूरत पड़ी? हाँ जी, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी 3 बेटियां हैं और मुझे खुद में ये महसूस होता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी, जो कि अब ये इस क्लब में सबसे मिलने से एक तो इंटरेक्शन हुआ, काफी दोस्त फिर सहेलियां बनी हैं जिनसे एक दूसरे से हमने बहुत कुछ सीखा है। चाहे वो माइक पकड़ के बोलना ही क्यों ना हो, एक कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरा किसी भी फील्ड में अच्छा है, चाहे वो पार्लर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी पेंटिंग जो करती हैं, ड्राइंग आर्ट में है तो उनसे रिलेटेड हो, हम उनसे हर बार जब मिलते हैं तो एक दूसरे से कुछ नया सीखते हैं। आपने बात की अपने बारे में कॉन्फिडेंस लेवल की। हाँ जी। आप जब इस क्लब को बनाने के लिए निकले तो कहीं ना कहीं जो पीछे आप सवाल छोड़ रहे हैं कि पुरुष प्रधान समाज की आप यहाँ भी कहीं ना कहीं बीच में लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लेवल कम हुआ आपका कॉन्फिडेंस का। जब आप यहाँ आ गए इस दौर में तो वहाँ आपको संघर्ष कहीं ना कहीं करना पड़ा होगा ना करना संघर्ष, तो उसको कैसे मैनेज किया? और अब वो ही उसी परिवार में अब आपको कैसे सहमति मिल गई कि इस तरह के आप इसको संघर्ष को आगे ले जाके कॉन्फिडेंस लोगों का औरों का बढ़ाना शुरू कर दिया जो आपने? पहले तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे हस्बैंड का, और मेरे इन लॉज हैं वो भी मेरे इस में साथ दिया उन्होंने भी कि ये एक अच्छा काम कर रही है। और जैसे ही मैंने अपनी दोस्तों से, अपनी सहेलियों से बात की तो कुछ 10, 15, 20 करते करते 1 महीने में ही मेरे साथ 70 औरतें जुड़ गई। फिर अब तो 1-2 साल हो गए हैं इस बात को, और तो बहुत ही सारे ऑनलाइन ग्रुप में ही हमारे साथ 2000 औरतें जुड़ चुकी हैं और हर रोज नए से नए हर अप्रिशिएट करने के लिए बहुत लोग हैं। तो ये थी हरप्रीत कौर जो कहीं ना कहीं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को तो इन्होंने बढ़ाया ही, और भी महिलाओं के कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाने में लगी हुई हैं एक क्लब के माध्यम से। अब हमारे साथ में है मीता भाटिया जी, डॉक्टर मीता भाटिया, जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाने के साथ साथ में चैरिटी के लिए काम करने के साथ साथ में एक अपना हॉस्पिटल या क्लिनिक भी उन्होंने खोला है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पुरुष प्रधान समाज में पुरुष दानदाता के रूप में काम करते हैं या उनकी तरफ नजरें होती हैं लोगों की कि कहीं ना कहीं वो चैरिटी करेंगे, महिलाएं खुद इसमें आगे बढ़कर आ रही हैं। उनमें से एक नाम है डॉक्टर मीता भाटिया का। उनसे ही बात करते हैं वो किस तरह से लोगों की या समाज की सेवा कर रही हैं। मीता भाटिया जी, आप एक क्लिनिक चलाती हैं, किस तरह से आपने इस क्लिनिक की, आप ठीक है डॉक्टर हैं तो जरूरत तो नेचुरल सी बात है कि आप हॉस्पिटल तो या क्लिनिक तो चलाएंगी, तो क्या आपकी कहानी रही? देखिए जी, कहानी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शुरू से इस सोच की थी कि लड़कियों को अपनी खुद इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, नॉट ओनली सोशली, इकोनॉमिकली भी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतना बदलता दौर आ गया है कि लगता है हम खुद ही सक्षम होंगे तो एक सक्षम परिवार में हेल्प कर सकेंगे।
तो मैं ऐसे परिवार से थी, मेडिकल साइंस में मेरी इंटरेस्ट शुरू से रहा। मैंने फील्ड चूज किया होम्योपैथी, क्योंकि मुझे दिमाग में ये बात थी कि एलोपैथिक तो बहुत लोग ले रहे हैं, बट क्रॉनिक डिजीजेस को हैंडल करने के लिए एक होम्योपैथी बहुत अच्छा फील्ड है। ये सोच मैंने अपने पेरेंट्स के आगे रखी और उन्होंने भी इस बात को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और मुझे इस फील्ड में आने के लिए आगे प्रोत्साहन दिया। आप बात की होम्योपैथिक एलोपैथिक की, होम्योपैथी पे अब विश्वास लोगों का कम होता जा रहा है, इसको कैसे आप बढ़ा पा रहे हैं? ऐसा अब कम नहीं होता जा रहा, बल्कि अब तो बढ़ता जा रहा है। अब तो जब से ये आयुष मिनिस्ट्री ने इसको बढ़ावा दिया है, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब में तो बहुत जबरदस्त बूम आया है। इन चीजों की तरफ तो लोगों का रुझान बहुत बढ़ रहा है। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं जो पहले कम था, बट आजकल इतनी डेवलपमेंट इन फील्ड्स में भी हो चुकी है कि लोग इनकी तरफ बहुत अच्छे से आ रहे हैं, और स्पेशली लेडीज और बच्चे ये तो बहुत आराम से इन फील्ड्स के दवाइयों की तरफ आ रहे हैं। चाहे महिला होने के नाते आपको कहीं संघर्ष बीच में करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखिए, इस मामले में मैं आपसे ये कहूंगी कि मैं तो बहुत इस मामले में लकी थी, क्योंकि मुझे यहाँ ससुराल में आके भी एक बहुत सपोर्टिंग हैंड मिला। मैंने स्टार्टिंग में ही अपना क्लिनिक शुरू करने के लिए बोल दिया था, और मेरे हस्बैंड और मेरे इन-लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बट मेरी अपनी सोच ये थी कि नहीं, मैं अपना क्लिनिक चलाऊंगी, पर पहले दिन से ही उसका खर्चा अपने आप उठाऊंगी। तो मैंने एक चैरिटेबल ज्वाइन किया। वहीं चैरिटेबल से मैं सीधा अपने क्लिनिक जाती थी, क्लिनिक अटेंड करके वापस घर आती थी, अपने घर का काम करके दोबारा मैं शाम को क्लिनिक जाती थी। हम महिला दिवस पर बात कर रहे हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु गुप्ता का कहना है कि महिला दिवस की बात ना करके संस्कृति दिवस की बात की जाए। कितना उचित मानती हैं उनकी सलाह को? मैं उनकी बात को बिल्कुल उचित मानती हूँ, क्योंकि उनका भी यही कहना है और मेरा भी यही मानना है कि हम लोग संस्कृति में खुद ही ये बात मानते हैं कि महिला हर चीज करने में सक्षम है। जब हम लोग अपना घर संभाल सकते हैं, हमारे घर वाले पूरे घर का सपोर्ट हमारे ऊपर छोड़ के अपने काम के लिए चले जाते हैं, तो हमें अगर अपने बच्चों को देखना आता है तो हम अपने समाज की तरफ क्यों नहीं वही रवैया रख सकते? क्या ऐसा लगता है समाज में बदलाव आया है और आप समाज में निकलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, समाज में महिलाओं को अब पहले से बहुत बेटर देखा जाता है। हम लोग कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ चल रहे हैं, और पुरुष भी इस बात को मानते हैं कि महिलाएं हर चीज करने में सक्षम है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो, पॉलिटिक्स का फील्ड हो, टीचिंग का फील्ड हो, कोई भी फील्ड आप ले लीजिए। महिला दिवस पर महिलाओं की बात आज क्यों करनी पड़ रही है? कम से कम हमें ये चीज तो उनको एहसास कराते रहना चाहिए कि महिलाएं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, और दूसरी महिलाओं को हमें इंस्पायर तो करना है। हर जगह तो ये सोच अभी तक नहीं पहुंची है। गांव है, वहां पे ये सोच अभी नहीं पहुंची है। उन्हें हमें ही हाथ देना पड़ेगा, औरतों को आगे लाना है। इसलिए महिलाओं की बात कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि ये सोच अभी और आगे दूर तक ले जानी है, कहीं ना कहीं गांव तक, देहात तक। अभी पूरी तरह से महिलाओं की सोच को बदलने में वक्त लगेगा, और इस वक्त को बदलने के लिए ही आज हम महिला दिवस पर महिलाओं से बात कर रहे हैं। महिलाओं को नारी शक्ति यूं ही नहीं कहा जाता। वो मुश्किल दौर में, मुश्किल वक्त में अपने परिवार को किस तरह से संभालती हैं, इसका एक ताज़ा उदाहरण हम आपको बता रहे हैं रेणु बालाजी के तौर पर, जिन्होंने चॉकलेट का कहीं ना कहीं घर की परिस्थिति, आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने चॉकलेट बनाने का कारोबार शुरू किया। उनसे बात करते हैं क्या परिस्थिति रही और अब वो किस मुकाम पर पहुंची हैं। रेणु जी, आपका बिजनेस चॉकलेट आपने बनानी शुरू की, क्या वजह रही, किस तरह से आप इस क्षेत्र में आई? ऐसा था कि मेरे बेटे की डेथ हो गई, तो मैं घर पे बहुत अपसेट रहती थी। तो किसी ने मुझे सपोर्ट किया कि आप घर बैठकर परेशान रहती हैं तो कुछ काम करना शुरू करो। तो मेरा मन था कि मैं चॉकलेट का काम शुरू करूं, काफ़ी दिन से मन था। तो मुझे किसी ने सपोर्ट किया, मैंने सीख लिया काम सीखने के बाद मैं घर में करने लगी और मेरी अच्छी इनकम हो गई। उसके बाद मैंने लड़कियों को भी सिखाना शुरू किया अपने यहाँ। 10-12 लड़कियाँ मेरे पास सीखने भी आती हैं, जिनसे मैं पैसे नहीं लेती, उनको ऐसे ही सपोर्ट करती हूँ कि वो भी घर में बैठकर अपना कुछ काम कर सके। जो आप बात कर रही हैं, जो बहुत एक दुख की बात भी है जो आप बता रही हैं बेटे के बारे में, उसके बाद घर पे शायद पहाड़ सा टूट पड़ा होगा। कैसे उस स्थिति से आपने अपने आप को निकाला और संभाला, फिर यहाँ तक आ पाए? जब बेटे की डेथ हुई तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कहीं बाहर तो जा नहीं पाऊंगी। तो बस थोड़ा सा मैं काम घर में करने लगी और मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया और मैं काम करने लगी घर में।
इससे दिवाली पे मैं अच्छा काम कर लेती हूँ और कमा लेती हूँ। मेरे पास लड़कियां भी हैं, काम करती हैं। दिवाली पे मैं फिर और शादियों का भी काम कर लेती हूँ। शादियों में भी मैं काफ़ी मतलब ऑर्डर बुक कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ, देती हूँ सबको। इस वक्त के टूटने पर अपने आप को आपने संभाल के स्थिति को आप यहाँ पहुँचे, आप वास्तव में बधाई के काबिल हैं। BBM न्यूज़ आपकी हिम्मत को सलाम करता है। आप ऐसे जब मौके पे हैं, स्थिति में हैं, आप जो स्थिति से जिस दौर से और महिलाएं गुजर रही होंगी या गुजरती हैं, उनके लिए क्या आपकी प्रेरणा है, क्या संदेश है? मैं तो यही कहती हूँ कि कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो नारी को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, जिससे वो अपने घर का गुजारा कर सके और अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी कर सके। तो हम रेणु बालाजी से बात कर रहे थे। उनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार को भी संभाला है, जिस तरह से एक दुखद घटना का उन्होंने जिक्र किया, उसके बाद को अपने आप में संभालना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल दौर से गुजरना होता है। महिला शक्ति के लिए जरूरी नहीं कि उनको महिलाओं से संबंधित ही काम करने पड़ते हैं, लेकिन अब तो इस क्षेत्र में जब हम बात कर रहे हैं, इतनी महिलाओं से हम बात कर चुके हैं, तो हर क्षेत्र में वो अपना जौहर दिखा रही हैं। और इसी को जिस तरह से हमारी अंशु गुप्ता जी से बात हुई, उन्होंने इतनी हिम्मत से सारी बातें कही, उसको देखकर नहीं लगता कहीं भी कि आज के दौर में महिलाएं कहीं पीछे है। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इंदु भाटिया जी से बात करते हैं, जो ड्रेस डिजाइनर के तौर पर पिछले काफ़ी वर्षों से काम कर रही हैं। उनकी किस तरह की रणनीति है, किस तरह का उनका कारोबार है, उसके बारे में उनसे जानते हैं, और किस तरह उनको मदद मिलती है सरकार से या सामाजिक स्तर पर या पुरुषों से, उसके बारे में भी उनसे जानेंगे। इंदु जी, महिला दिवस पर आपका स्वागत है। आप ड्रेस डिजाइन करते हैं, एक नया प्रोफेशन है, किस तरह से, क्या जरूरत पड़ी थी या क्या आपका शौकिया आप इस क्षेत्र में आए? वैसे तो ये बचपन से ही मेरा शौक रहा है। मैं बचपन में जब डॉल्स से खेलती थी तब भी यही करती थी कि वो खेल नहीं होता था, मैं उन्हें सजाती थी। उनको ड्रेसेस छोटी छोटी बनाना और सजाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैरिज हुई। मैरिज के बाद कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़े। मेरे हस्बैंड का बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया था, तो उसके बाद मैंने बुटीक स्टार्ट किया 2000 में। तो हस्बैंड का भी बहुत सपोर्ट रहा और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हार्डली 1 मंथ में ही मेरे पास 10-12 कारीगर आ गए और काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत अच्छा लगा कि इतना पॉजिटिव, अगर किसी भी काम में आपको रिस्पांस मिल रहा है तो करने में बहुत मज़ा आता है। बस उसके बाद तो अब तो ये मेरा पैशन है। ये जो आप बात कर रहे हैं क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो ये जब आपने बुटीक खोलने का निर्णय आपका स्वयं का था या इसमें किसी की सलाह या अपने हस्बैंड की सलाह लेनी पड़ी, क्या था वो जो दौर था, वो निर्णय था, वो किसका था? वो एक्चुअली तब जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो खुद की सोचने की शक्ति काफ़ी कम हो जाती है। तो जो लोग मेरे बारे में जानते थे कि मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकती हूँ, मुझे उन लोगों ने सपोर्ट भी किया और मेरी फैमिली ने, मेरे इन लॉज ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि तुम कर सकती हो बहुत अच्छा। उनके कहने में मैंने जब ये स्टार्ट किया और इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो आगे सब बहुत अच्छा होता चला गया। और इसमें सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा, जिन्होंने मेरे लिए अपना करियर छोड़ दिया। वो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बट उन्होंने मेरे लिए अपना वो करियर छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरह महिलाओं का त्याग होता है, आपके लिए आपके पति ने त्याग किया है। मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, अब तक हमने जितनी भी लेडीज से बात की, आई थिंक उन सबको उनके हस्बैंड का सपोर्ट रहा है, तभी वो कहीं पहुंच पाई हैं। तो अब तक हम ये कहते आए हैं कि किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो आज मैं ये कहना गलत नहीं समझूंगी कि एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे भी एक मतलब उनके हस्बैंड का या फादर का, आदमी का हाथ होता ही होता है। हम इस समाज को सिर्फ पुरुष प्रधान नहीं कह सकते हैं। हाँ, कुछ एरियाज में, कुछ जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम्स जरूर हैं, बट ये कि उसमें भी जो लेडीज खुद सक्सेसफुल हो चुकी हैं, तो वो बहुत प्रयास कर रही हैं कि उन लेडीज को भी सपोर्ट किया जाए और वहां भी वो लोग भी सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। हम जब बैठे हैं तो लघु उद्योग भारती कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ा हुआ है, आप उनसे जुड़े हुए हैं। लघु उद्योग भारती एक संगठन है, इसका
कहाँ आपको फायदा मिलता है, किस तरह से उस संगठन से आप फायदा उठा पाते हैं या आप क्या सहयोग उनको करते हैं? उसमें मेरा सहयोग तो ये रहता है कि अगर मेरे पास जो लेडीज अपना पर्सनल कुछ नहीं कर पाती हैं वो मेरे पास आके काम करती हैं, उन्हें कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो भी अपने घर में अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर पाती हैं। बुटीक चलाने के लिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आपको 2 स्तर पर, एक तो मार्केटिंग की जो वो है उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ कैसा रेस्पॉन्स मिलता है, क्या सहयोग मिलता है लोगों को, क्या मुश्किलें भी आती होंगी कुछ ना कुछ, किस तरह की होती हैं वो? मार्केटिंग में तो ये होता है कि अगर आप किसी एक कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हैं तो इट्स लाइक अ चेन बिजनेस। आपने एक लेडी को सेटिस्फाइड किया तो वो 10 और लेडीज को आपके पास लेकर आती हैं। तो ये मार्केटिंग तो ऐसे होती है कि आपका काम अगर बहुत बेहतरीन है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं तो और कस्टमर अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। ऐसे करते करते पहले तो यहीं पर था मेरा बिजनेस, अब धीरे धीरे कुछ बाहर के कस्टमर्स भी हैं जिनकी तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया में भी काफी मेरा काम बनकर जाता है, बहुत पसंद करते हैं सब लोग। तो ये है महिला की ताकत जो देश नहीं विदेशों तक पहुंच रही है। हमारे भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं, जिस तरह से जिक्र किया संस्कृति दिवस का यहाँ जिक्र आया है, वो कहीं ना कहीं विदेशों तक भी पहुंच रही है। एक ग्रामीण आंचल में स्कूल चलाने वाली शिक्षाविद कमलेश माहेश्वरी, जिनकी एक फरीदाबाद में एक अलग पहचान बनी, एक शहरी क्षेत्र में जो शिक्षा दे रही हैं बच्चों को, छात्रों को, रेणु सूद जीवीएन गीता बाल निकेतन स्कूल की मालिक हैं, प्रिंसिपल हैं। हम उनसे बात करते हैं वो किस मुकाम पे यहाँ कैसे पहुंची, कहाँ से शुरुआत की उन्होंने स्कूल की। सीधे सीधे हम रेणु जी से ही बात कर लेते। रेणु जी, आपने स्कूल की शुरुआत की, किस दौर में शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई आपकी? जब ये स्कूल शुरू हुआ था, करीबन 40 साल पुराना स्कूल है। मेरा ख्याल है फरीदाबाद में दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट 3 स्कूल्स विच स्टार्टेड। तो स्कूल ने बहुत उतार चढ़ाव देखे और अब सोच क्या थी शुरुआत? क्योंकि आप जब स्कूल खोलने जा रहे थे उससे पहले कई दिमाग में और भी चीजें आ रही होंगी कि कौन सा बिजनेस करें, क्या स्कूल ही खोला जाए, कुछ और भी कर सकते हैं। कुछ साल पहले तक फरीदाबाद वाज अ वेरी गुड इंडस्ट्रियल टाउन, लेकिन यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज बड़ी कम थी। तो उस समय यही लगता था कि ये समय की मांग है कि स्कूल खोला जाए, स्कूल अच्छा कोई हो। तो आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स हैं। जीवीएन की एक पहचान है शहर में, इस मुकाम तक कैसे, क्या स्टैंडर्ड रहे स्कूल के? क्योंकि स्कूल सैकड़ों की संख्या में तादाद में यहाँ स्कूल हैं, लेकिन आपकी जो इस स्कूल की पहचान बनी उसके पीछे क्या कारण रहे? इसके पीछे यही कारण मैं तो समझूंगी कि जो स्टाफ है हमारे स्कूल में जो एवरेज सर्विस एज है ना 20 साल है। मैंने कि इट इज अ स्टाफ, सबकी सिंसियर और हार्ड वर्किंग, बिलोंगिंग, एक जज्बा। हम लोग आपस में हंसते हैं कि वी ऑल ईट फूड, ड्रिंक फूड, ईट जीबीएन, ड्रिंक जीबीएन एंड ऑल्सो ब्रीथ स्कूल। सो दिस इज अ पैशन बाय ऑल द टीचर्स विच हैज बीन एबल टू। साल में एक दिन महिला दिवस मनाया जाता है, क्या कहेंगे? ये क्यों ना महिला दिवस एक साल की बजाय पूरे सालों साल चले? महिला दिवस तो सारा साल ही चलता है। ये जो सारा ग्रोथ आपकी कंट्री की हो रही है वो किससे हो रही है? महिलाओं से हो रही है। आप मेडिकल में देख लो, अब तो सरकार बहुत विमेन को बहुत एम्पावर कर रही है। आज कितने सारे एमपीज लेडीज हैं, दैट मीन्स डिसीजन पावर बहुत बढ़ गई है। जो आप हमारी जो स्कीम्स मोदी जी ने चलाई हैं, जिसमें कि स्कॉलरशिप्स और कई सारे इंसेंटिव्स गर्ल एजुकेशन पे हैं, तो रोज महिला दिवस है। एक दिन तो बस याद कर रहे हैं, है तो रोज है। 40 आज का दौर और 40 साल पिछला दौर, महिलाओं के लिए कितना बदलाव आया है? आपने पिछले 40 साल का जो उदाहरण पीछे तो नहीं देखा, पर मैं जब से मैं इससे जुड़ी हूँ इस प्रोजेक्ट से अच्छे तरीके से, मेरे को तो लगता है कि हमारे देश में नॉर्मली एक लेवल है जहाँ एजुकेटेड वुमेन है ना, उनको फैमिली की बहुत सपोर्ट है। अब जैसे मैं डील कर रही हूँ टीचर्स के साथ, तो एजुकेटेड स्ट्रेटा है, वहाँ पे लोग उनको
बहुत इज्जत और मान देते हैं। हाँ, लेकिन जहाँ पे थोड़े कम एजुकेटेड, इलिटरेट या जो हमारे 4th क्लास टाइप स्टाफ है, उनको उठाना, उनको अवेयरनेस एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जरिए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना कि हाँ आप भी कर सकते हो। हम सोच को क्लासों में नहीं बांट सकते। हाँ, तो ये कैसे खत्म किया जाए? ये ऐसे कि हम उनको उतना ही इज्जत मान दे एक दूसरे को बराबर का, हम खुद एक दूसरे को बराबर का इज्जत मान दे, सोच तो अपने आप बदलता है। रेणु सूद थी जो कहीं ना कहीं सोच को लेकर बात कर रही थी। सम्मान, कहीं ना कहीं जब नीचे से सम्मान पाने की चाहत होती है तो उतनी ही चाहत ऊपर से नीचे तक भी सम्मान पहुंचे, उस नजरिया को लेकर हमसे बात की उन्होंने। हम बात करेंगे महिलाओं के इन्हीं सभी सशक्तिकरण को लेकर। हमारे साथ में अगली कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगी रेणु भाटिया जी, जो यहाँ अपना पक्ष शायद महिलाओं का तो रखेंगी, साथ साथ में वो बीजेपी की प्रदेश की प्रवक्ता भी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का भी पक्ष वो हमारे सामने रखेंगी। जी, मेरा तो एक यही मैसेज मैं सोचती हूँ कि हम लोग जब अपनी पार्ट्स को पहचानते नहीं है ना, हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं। अगर हम खुद के पावर्स को खुद समझ सके, जान सके, कोई कमजोर नहीं है। वी आर ऑल इक्वल। जी, तो कोई कमजोर नहीं है रेणु सूद जी की नज़र में। कहीं ना कहीं अपने को पहचानने की जरूरत है। इन्हीं मुद्दों पर हमारी महिलाओं से जो बात हुई है, अब अगली कड़ी में हम बात करेंगे रेणु भाटिया जी से, जिनको शायद पहचान की मोहताज नहीं है। रेणु भाटिया महिला सशक्तिकरण पर लेकर पार्टी से जुड़ी रही हो या पार्टी से पहले वो कहीं ना कहीं काम करती रही हैं, चाहे सेल्फ डिफेंस की बात हो। अब वो साथ साथ में भाजपा की हरियाणा के प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। तो हम उनसे महिला सशक्तिकरण के साथ साथ में सरकार का भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार की भी नीति है कि महिलाओं को आगे किस तरह की छूट मिले, उनके कारोबार में छूट मिले, उनके सम्मान में किस तरह से बढ़ोतरी हो, उन चीज़ों को लेकर। सबसे पहले मैं महिला दिवस के शुभ अवसर पर पूरी दुनिया की हर महिला को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरी सभी साथियों ने महिला दिवस के अवसर की हर तरह की बात की, और जैसा कि हम कहते हैं कि आज महिला दिवस है, मुझे लगता है हर पल, हर मोमेंट, हर दिन, हर वर्ष, पूरी जिंदगी महिला के लिए महिला दिवस है, अगर वो अपनी पहचान बनाए। तो मैं इन बातों के साथ सभी पूरे दुनिया की महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ। कौशिक जी ने कुछ बहुत ज्यादा ही बोल दिया है, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अंदर हौसला रखते हैं तो कोई भी ऐसा तूफान नहीं जिसको आप कंट्रोल ना कर सके, चाहे वो परिवार की परेशानी का तूफान हो, चाहे वो समाज की परेशानी का तूफान हो, चाहे वो फाइनेंशियल परेशानी का तूफान हो। क्योंकि नॉर्मली हम ये कहते हैं कि परिवार दो जनों से बनता है, गाड़ी के दो पहिए होते हैं, परंतु महिला एक ऐसा पहिया है जो गाड़ी के आगे भी काम आता है, पीछे भी काम आता है और स्टपनी में भी काम आता है। क्योंकि घर की महिला अगर सक्षम नहीं होगी, सशक्त नहीं होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होगी, उसमें जज्बा नहीं होगा, उसमें हिम्मत नहीं होगी, तो परिवार पिछड़ जाता है। इन दिनों में आप देखते हैं कि हमारी सरकार केंद्र स्तर पर भी और प्रादेशिक स्तरों पर भी हर जगह पर महिलाओं को और ज्यादा उत्साहित कर रही है। उसका केवल कारण यही है कि एक सक्षम महिला दो परिवारों को जोड़कर रखती है, मायके को भी और ससुराल को भी, और ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो मेरा ये मानना है कि जितनी मेरी साथियों ने बोला, जितनों को आपके चैनल ने दिखाया और सुना, बहुत सी बहनों की मैंने बात सुनी जिनको परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद रहा, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। कुछ बहनें ऐसी थी जिनको स्ट्रगल करना पड़ा। और अगर हम माइक लेके बाहर सड़क पर निकल जाएं तो ऐसी बहुत सी लड़कियां आपको मिलेंगी जिनको अपनी जिंदगी से हर पल जूझना पड़ता है। मुझे लगता है कि अगर परमात्मा ने हमें मौका दिया है, हिम्मत दी है, जज्बा दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है, स्थान दिया है, धन दिया है, तो हम सब बहनों को एकजुट होकर, सब महिलाओं को एकजुट होकर उस समूह की महिलाओं को ऊपर उठाना चाहिए जिनको आज हमारी जरूरत है। क्योंकि हम अपने अपने स्थान पर जहां पर भी प्लेस्ड हैं, जहां पर भी काम कर रही हैं, मुझे लगता है हम अपने ही काम में हर औरत को एक नया रूप, एक नई शक्ति दे सकते हैं। जिस स्थान पर हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ की मैनेजिंग डायरेक्टर अंशु जी अपने आप में एक सोशल विमेन है। मैंने उनके साथ बहुत साल
उनके साथ मेरी दोस्ती को हो गए और मैंने जितना उनको समझा, जितनी गरीब घर की लड़कियां जिनको नौकरी की जरूरत थी, मैंने जब भी उनको कहा उन्होंने उसको स्थान दिया। एक दो लड़कियों की तो शादी हो गई, फिर भी वो याद करती हैं कि आपने दीदी हमें सर्वोदय में जॉब दिलाया था, हम उसके बाद बहुत अच्छा स्टैंड हुए। तो एक कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया। ऐसे ही मेरी एक उद्यमी बहन ने, मिसेस गुप्ता ने बात की, तो मुझे लगता है कि जो बिजनेस वो करती हैं उसमें जहां पर भी महिला का सपोर्ट हो सकता है, जैसे पैकिंग में, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कहीं लिखा पढ़ी में, अकाउंट्स में, तो जहां पर भी वो किसी महिला को स्थान दे सकती हैं वो देती हैं। तो ये अपने आप में एक महिला को आगे बढ़ाने की बात है। हमने मिसेस माहेश्वरी की बात की, शिशु मंदिर की, तो जो गांव में वो गरीब लड़कियों को कुछ को मुफ्त शिक्षा दे रही हैं, कुछ टीचर्स को सपोर्ट कर रही हैं, ये भी अपने आप में एक महिला से महिला को जोड़ने की कड़ी है। डॉक्टर मीता ने बताया कि वो चैरिटी मेडिसिन देती हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो, हम एक अर्बन एरिया में रह रहे हैं, इसलिए हमें कई बार बहुत कमियां मालूम नहीं होती। क्योंकि मेरा सोशल फील्ड है तो मेरे पास कई लड़कियां ऐसी आती हैं जिनको ससुराल से परेशानी है, जिनको मायके में बहुत तंगी है, या जिनको जॉब नहीं मिल रही, या जॉब के लिए जाती हैं तो उनको परेशान किया जाता है। तो दोनों बातें हैं हम समाज में देखते हैं। जब हम कहते हैं पुरुष प्रधान देश है ये, तो ऐसे पुरुष भी होते हैं, चाहे वो कितना पढ़े लिखे हों। आप मानते हैं कि अभी भी पुरुष प्रधान देश है? बिल्कुल, कई स्थानों पर मानना पड़ता है। इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज खत्म हो जाएगी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। पिछले दिनों में किसी व्यक्ति से बात हो रही थी ऐसे ही समूह में बैठ के, तो वहां पे हम ये पुरुष प्रधान समाज है या खत्म हो गया इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, पुरुषों ने, परंतु किसी एक पुरुष का ईगो बोल रहा था, जाग गया उधर। तो उसने कहा, अरे तुम क्या औरतों की बातें करती हो, आदमियों की बातें, भगवान विष्णु भी अपनी पत्नी से पांव दबवाता था। तो यहां से उसने संस्कृति को नहीं झलकाया, उसने अपनी एक नॉटी और डर्टी मानसिकता झलकाई कि उस जमाने में भी पांव दबवाए जाते थे लक्ष्मी से। यानी लक्ष्मी जी जिनका हम पूजन करते हैं, आदर करते हैं, और स्वयं वो पुरुष भी करते होंगे, जब दिवाली होती है कम से कम उस दिन तो करते होंगे, उनका भी उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके अपमान किया। तो ऐसा हम नहीं कह सकते पुरुष प्रधान देश नहीं है। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। दुर्गा लक्ष्मी के इस देश में आज हम महिलाओं की बात करने के लिए क्या जरूरत आन पड़ी ऐसी कि एक बार हमें महिलाओं पे बात करनी पड़ रही है? देखिए, माने तो दुर्गा, माने तो रंडी, ये तो भाषा की बात है। लोग इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल भी करते हैं। आप जमाने में बाहर निकल के तो देखिए कि महिला को कोई किस तरह से रिप्रेजेंट करता है अपनी सोच में। एक पुरुष की पत्नी का अगर निधन हो जाए तो 4 दिन के बाद उसके परिवार के लोग, उसके मिलने वाले, उसके दोस्त यार, उसके साथी संगी ढूंढने लगते हैं, यार कैसे रहेगा, कैसे गुजारा होगा, फलां की बेटी बैठी है, फलां की डिवोर्स विधवा बैठी है, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर। एक महिला अगर विडो हो जाए, मुझे नहीं उम्मीद कि कोई पुरुष, कोई परिवार का सदस्य उसके लिए भी सोचेगा। तो इसे पुरुष प्रधान समाज कहते हैं। इस मानसिकता को हमें बदलना है। और इस मानसिकता को, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि डोर से डोर जुड़ती है, महिला से महिला का संगम होता है, जुड़ती हैं बातें, कड़ी बनती है। मैं एक और सवाल आपसे ले लेता हूँ बीच में। राजा राम मोहन राय ने समाज परिवर्तक रहे, सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने प्रयास किया और वो लगभग ये हुए भी, प्रयास में सफल भी हुए। क्या आज के वक्त भी कोई ऐसे समाज परिवर्तक की जरूरत है? क्यों नहीं है। अगर 100% उस बात को माना गया होता तो हॉरर किलिंग ना होती, इस तरह से महिलाओं का अपमान ना होता, लक्ष्मी जैसी लड़की के ऊपर तेजाब ना गिरता। तो ये बातें खत्म हम सोच से कर सकते हैं, अपने अंदर की सोच से। पूरे समाज के अंदर हम कहें कि 100% हम 1-to-1 व्यक्ति की सोच को ऐसे बदलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे समाज में बदलाव आता जा रहा है, सोच में भी बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है समय लगेगा, पर 100% किसी चीज की भी गारंटी, जैसे कहा जाता है, नहीं होती, ऐसे हम नहीं कह सकते। समाज की आप बात कर रहे हैं, साथ में सरकार की भी बात कर लेते हैं। JNU का मामला सामने है,
ओएसडी हैं जवाहर यादव, उनका कोई ट्वीट आया, क्या सही था? देखिए, मैंने अभी ये बात कही कि हमें अपनी भाषा किस तरह से इस्तेमाल करनी है, तो ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए मैं नहीं कहती हूँ। और उन्होंने किस संदर्भ में कहा, ये बात भी एक सोच की थी। जिस संदर्भ में, संदर्भ कुछ भी हो, मैं नहीं, विषय अलग है और मुझे लगता है कि राजनीतिक इस विषय को ना बनाए तो बेहतर रहेगा। महिलाओं का कार्यक्रम है, परंतु फिर भी मैं अपनी बात बोलूंगी। उन्होंने जिस संदर्भ में ये कहा था, उन्होंने देश विद्रोह की बात के लिए कहा था कि जिन पुरुषों ने देश विद्रोह किया है उन्होंने तो अपनी माँ के साथ गद्दारी की है और माँ को बेच डाला। और माँ को बेचने के लिए तो मुझे लगता है कोई भी विपक्ष करेगा, कोई भी विद्रोह करेगा। उससे उन्होंने उस बात को जोड़ा था जो महिला का उन्होंने संदर्भ दिया था। और मुझे लगता है आज महिला दिवस की हम बात करें वो ज्यादा बेहतर होगा। जो मैं कड़ी की बात कर रही थी कि महिला से महिला की कड़ी जुड़ती है, अगर जैसे हम बात, अभी मेरी एक साथी ने बात भी की कि महिला महिला की दुश्मन होती है, उसके भी दो पहलू हैं। अगर बेटी पैदा होती है तो सास कहती है अरे यार बेटी हो गई, कई बार उसको देखा भी नहीं जाता। मैंने स्वयं इस बात को फेस किया। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला कि दोबारा बेटी। और चांस की बात है कि बाटा फ्लाईओवर उस समय नहीं था और रेलवे फाटक से जाना पड़ा था मुझे 7 सेक्टर चावला नर्सिंग होम के लिए। तो टाइम इतना कम था कि डिलीवरी टाइम हो गया, तो बीके हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई। और मुझे ऐसे लगता है मेरी सेकंड बेटी है, लेकिन वो मेरे तीनों बच्चों में सबसे बेस्ट है। और ऐसे ही आप इतिहास, अगर बच्चे सबको, जब आप बच्चों में बेस्ट इस तरह की बात करते हैं तो यहीं से तो भावना पैदा होती है इस तरह की। बात नहीं सुनी, बच्चे सबके बेस्ट होते हैं और हर बच्चा बेस्ट होता है, परंतु जो एक हीन भावना उस बच्ची के लिए उस समय आई थी कि दूसरी बेटी है, उस नाते से वो बच्चा अपने आप में अपनी जगह बनाने में बहुत कामयाब हुआ। तो ऐसे ही हम बेटियों को अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि बेटियां हैं। और आपने जो सरकार का विषय उठाया कि बेटियों ने के लिए सरकार ने क्या किया, मौजूदा सरकार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैं उससे जुड़ी हूं। और साथ में एक सवाल और जोड़ देता हूं, आप लघु उद्योग भारती से भी जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए आप जो काम कर रही हैं, तो सरकारी स्तर पर क्या आप मदद दिलवा पा रही हैं, इसको भी साथ बता। बिल्कुल बेहतर। मैं पहले अपनी बात रखूंगी कि जो सरकार ने महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए किया, पहली बेटी होने पर हम निराश हो जाते थे, सरकार ने उसके लिए मदद की कि पहली बेटी होते ही आपको 5,000 रुपए की राशि या एक सीमित राशि 21,000 रुपए की राशि आपको प्रथम बेटी के जन्म पर मिलेगी। दोबारा हम सोचते थे कि दूसरी बेटी हो गई, अब तो बोझ से होगी, परंतु लोअर वर्ग को और लोअर मीडियम वर्ग को एक सपोर्ट देने के लिए कि उनके अंदर ये भावना ना आए कि दोबारा बेटी हुई, उसको दोबारा 21,000 रुपए की राशि दी, जो उसके राशि को डेवलप होने तक उसके लिए दी जाएगी। तो ये एक बेसिक सपोर्ट है जो बेटियों के लिए दिया गया। हर स्तर पर बेटियों को प्राथमिकता दी गई। आप देखें, फौज में भर्ती के लिए बेटियों को एक लिमिटेड एरिया दिया गया कि बेटियों की इतनी भर्ती होगी। पुलिस में बेटियों की भर्ती के लिए दिया गया। मेडिकल में बेटियां जहां जाना चाहती हैं, निम्न वर्ग की बेटियां जिनको सपोर्ट चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सरकार बेटियों को डेवलप करने, ये जो आप बात बता रहे हैं, क्या ये इसी सरकार में शुरुआत हुई है इन योजनाओं की या पहले से हैं ये? देखिए, योजनाएं बनी होंगी, परंतु प्लेटफॉर्म और एस्टैब्लिशमेंट आप देखेंगे कि अब मिल रहे हैं। नहीं तो हर जो एक सरकारी प्रोग्राम होता है वो हर सरकार का होता है। बजट भी होता है लो क्लास के लिए, मीडियम क्लास के लिए, विमेन के लिए। मेरा जो एक्सपीरियंस था विमेन के साथ काम करने का, वो लगभग 20-22 वर्ष का सरकारी तौर पर है, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूं और मैंने सबसे ज्यादा फिल्में महिलाओं पर ही बनाई हैं, वेदर इट इज एड्स रिलेटेड films for women, whether it is education related films for women. तो ये एक फर्क है। मैं सरकारों का नहीं कहना चाहूंगी, मुझे लगता है कि जितना आप ज्यादा किसी चीज को प्रमोट करेंगे बेहतर तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है लघु उद्योग भारती की तरफ से। और एक स्किल मिनिस्ट्री हमारी है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन फ्रॉम स्किल मिनिस्ट्री, उसमें लघु उद्योग भारती का जो एक कार्यक्रम जुड़ा,
वो बड़ा सराहनीय है। मैं लघु उद्योग भारती की पूरी टीम को राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तरों को धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई भी देती हूँ कि उन्होंने अपने साथ महिलाओं को जोड़ने की बात शुरू की। मुझे भी उन्होंने मान दिया हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को जोड़ने का। तो उसमें क्या है कि जो एक मेरी मिसेस गुप्ता बात कर रही थी साथी कि पुरुष के साथ बिजनेस में कंधे से कंधा इंडस्ट्री बिजनेस में मिलाने का मौका मिलता है, ये एक डिफरेंट बात हो जाती है। वहां आपको वर्कर्स, हर लेवल के वर्कर से बात करनी है, वहां आपको मशीन्स की बाइंग एंड सेंडिंग की बात करनी है, प्रोडक्शन कितनी हुई कितनी नहीं हुई। तो ये एक मौका जो आपको महिलाओं को इस मिनिस्ट्री के द्वारा और लघु उद्योग भारती के माध्यम से मिला, ये अपने आप में एक बहुत सराहनीय कदम है, जिसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। जी, आप लोन की बात करते हैं, कई बार सुना है आपको महिलाओं के बीच में लोन दिलवाने के लिए, जो घर में भी अपना काम कर रही हैं उनके लिए, तो क्या स्कीम है? कई स्कीम्स महिलाओं के लिए ऐसी जुड़ी हैं। आप देखेंगे कि हमेशा से क्या होता था कि अगर आपको लोन चाहिए तो आपको या तो घर के कागज रखवाने हैं, गाड़ी के कागज, या जिस तरह का आपको लोन लेना है किसी भी कार्य के लिए, तो आपको उसका बैलेंस रखना पड़ता था। तो बहुत सी औरतें नहीं रख पाती थी। मान लीजिए मुझे लोन चाहिए किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और मुझे बैंक कहता है कि आपको मकान की रजिस्ट्री रखनी पड़ेगी। तो मकान मेरे पति के नाम पे है, पिता के नाम पे है, ससुर के नाम पे है, तो मैं उसको जो है यूज नहीं कर सकती हूँ लोन का। अब जो सरकार ने एक स्कीम निकाली है, उसमें आप विदाउट एनी किसी चीज को रखे हुए, किसी गाड़ी को, बंगला को, किसी चीज को रखे हुए आप लोन ले सकते हैं, और आपको 10,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है। ऐसा ही लोन पहले पुरुषों को बिजनेस के लिए दिया जाता था। तो ये एक बराबर का जो स्टेमिना सरकार ने प्रोत्साहित किया है विमेन एंड मेन में, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि ऐसे स्कीम्स के आने से, ऐसे प्रोजेक्ट्स के आने से हर छोटी उद्यमी महिला और बड़े स्तर की महिला, सबको एक बैलेंस प्लेटफॉर्म मिलेगा और हर महिला कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ेगी। तो ये थी हमारे साथ महिला दिवस पर रेणु भाटिया जी, जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी हमें बखूबी बताया, और महिलाएं इससे शायद फायदा भी उठा पाएं कि लोन, जिस तरह से सरकारी लोन महिलाओं को बराबरी के लिए दिया जा रहा है, या उन्होंने बात की कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस में आगे बढ़ने की बात की। महिला दिवस पर BVM न्यूज की खास पेशकश में सभी महिलाओं के लिए सलाम।